हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे, सब लोग बहुत बढ़िया ढंग से घर बैठ के पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये लास्ट टाइम है बेटा, इस लास्ट टाइम में 100% टाइम को यूटिलाइज करना है, इधर उधर है ना, अपना टाइम को बर्बाद नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जितना भी टाइम बचा है रिवाइज करने में उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। नई चीज बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने होते, नए क्वेश्चंस ये आप लोगों को बताई है। रिवीजन के टाइम पे नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से बचिए। जो प्रीवियस इसके क्वेश्चंस हैं या फिर जो आपके नोट्स में क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार सबसे आप सब लोगों का वेलकम। परसेंटाइल बूस्टर बैच अपना है। फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर मैं आज लेने जा रहा हूं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इससे पहले जो कल अपना सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों ने वो सेशन जरूर देखा होगा। प्रीवियस ईयर्स के काफी सारे क्वेश्चन और जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे 2023 वाले, 2022 वाले, 2021 वाले, वो सारे क्वेश्चंस मैंने उस क्लास में करवाए थे। काफी सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क भी दिए थे, आप लोगों ने शायद देखा होगा और उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज सॉलिड स्टेट हम लोग बात करने वाले। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं आपको कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं। तो देखो, इस चैप्टर को अगर मैं मोटा मोटा क्लासिफाई करूं ना, तो इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन आता है जो थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड्स का, है ना। अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, फिर क्रिस्टलाइन का और क्लासिफिकेशन हुआ था। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर छोड़ दें इसको, ना भाई, छोड़ना नहीं है, पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। ये सबसे पहला पोर्शन। सेकंड पोर्शन आता है वो पैकिंग वाला पोर्शन, जिसमें हम लोग 1D 2D 3D में पैकिंग की बात करते हैं, जिसमें हम लोग यूनिट सेल्स की बात करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं, डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और यार सॉलिड स्टेट चैप्टर में ना डेंसिटी से बड़ा लगाव है उसको। डेंसिटी पे पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्यों वो डेंसिटी पे इतने सारे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन है, मतलब जेई वाला जो है वो डेंसिटी से बड़ा प्यार है उसको। डेंसिटी पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे तो मैं समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे लास्ट पोर्शन आता है इसका डिफेक्ट्स वाला जो पार्ट है। हालांकि उस वाले पार्ट से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान पोर्शन है, आप लोगों ने रिवाइज कर ही रखा होगा, पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आज वाले पोर्शन में सॉलिड स्टेट से रिलेटेड मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं हम लोग निपटाने वाले हैं, ठीक है। तो करें फिर स्टार्ट, अगर तुम कहो तो कर दे। चलिए फिर आ जाइए। पहला क्वेश्चन जनाब, नहीं बे, पहला क्वेश्चन क्या, टुडेस टारगेट क्या, पीवाईक्यूज का टारगेट है ना, ये स्लाइड तो रहेगी। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। देखो जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं साइड में हो जाऊंगा एक बार के लिए, ताकि आप क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़े और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता, देखो जैसे ही क्वेश्चन आया है ना, उसको पढ़ा, अपने लिए कोशिश करो कि यार इस क्वेश्चन को ना मुझे 2 मिनट में खत्म करना है। यस, अपने लिए टारगेट बना के चलो कि 2 मिनट में मुझे इस क्वेश्चन को खत्म करना है। जैसे मैं अटेम्प्ट दे रहा हूं जेई का ही, है ना, कि जेई के अटेम्प्ट में बैठा हूं और इसमें 2 मिनट में क्वेश्चन को निपटाना है। तो ये वाला टारगेट अगर आप खुद के लिए सेट करके रखोगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में अच्छे टाइम में, है ना। इससे फायदा क्या होगा आपको, इससे फायदा ये होगा कि रियल टाइम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी आपको, है ना। कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो चीज आपको पता लगेगी, ठीक है। चलिए फिर, तो पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर था, अच्छे से गौर से पढ़ियो जरा इसको, देखना क्या कहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए मेटल एम क्रिस्टलाइजेस इनटू 2 लैटिसेस, है ना। एक आपका मेटल है एम, वो 2 लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है। कौन कौन से, एक होता है एफसीसी और दूसरा है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, विद यूनिट सेल एज लेंथ, है ना। देखो ये वाली जो 2 दे रखी है बेटा, ये किसके लिए दे रखी है, एफसीसी के लिए दे रखी है, डायरेक्ट ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि नाम पहले आया तो उसी का नाम पहले दिया हुआ होगा। और बेटा 2.5 एंगस्ट्रॉम किसके लिए दे रखी है, फटाफट बोलो सर, बीसीसी के लिए दे रखी है। द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज, मैं आपसे कह रहा था ना, मैं तुमसे कह रहा था ना कि डेंसिटी से बड़ा प्यार है भाई उसको। डेंसिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखो क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, याद करो सर। डेंसिटी होती थी जमुना, अबे ये जमुना क्या है, ये याद करने का तरीका है यार फॉर्मूले को। देखो डेंसिटी होता है Z इंटू एम डिवाइडेड बाय Na इंटू ए क्यूब, ये वाला फॉर्मूला होता था, है ना, जमुना, है ना, जमुना। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय Na इंटू ए क्यूब। तो अब देखो, अगर मुझे डेंसिटी निकालनी हो बेटा सबसे पहले एफसीसी की, तो मैंने एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। डेंसिटी मैं निकाल रहा हूं एफसीसी की, ठीक है।
तो Z कितना होता है बेटा एफसीसी के लिए? Z क्या होता था? नंबर ऑफ एटम्स। और सारी दुनिया जानती है कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, है ना? वो तो तुम फाइंड कर ही सकते हो। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 4 यूनिट सेल में। M आपका मेटल M है, उसका मोलर मास में M ही ले लेता हूं। Na तो Na रहेगा, और यहां पर बेटा जो मैं A लिखूंगा वो A किसका आएगा? एफसीसी का। A ऑफ एफसीसी, A क्या होता है? एज लेंथ होता है, ठीक है ना? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और वैसे ही अगर मैं डेंसिटी निकालूं महाराज बीसीसी की, बताइए क्या फॉर्मूला होगा? बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल? सर बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे, तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बीसीसी में? ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए भैया आपको। 2 इंटू, भाई आज भी मोलर मास तो एम ही रहना है ना दादा, डिवाइडेड बाय Na तो Na ही रहेगा, और यहां पर A किसका लिखोगे? बीसीसी वाला। ये क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, देखो दूसरी इक्वेशन। अब क्या करना है आपको? इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। भाई रेशियो पूछा है ना हमसे, तो रेशियो पूछा है तो डेंसिटी ऑफ एफसीसी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बीसीसी। हाँ ना बोलना यार दादा, समझ में आ रही है तुझे बात? ठीक है, अब देखो M से M उड़ गया, Na से Na उड़ गया, क्या बचा ऊपर? 4, और ये क्या रहा? 4 अपॉन A ऑफ एफसीसी। एज लेंथ कितनी दे रखी है एफसीसी की? 2.0 एंगस्ट्रॉम। तो देखो नीचे भी एंगस्ट्रॉम ऊपर भी एंगस्ट्रॉम, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, यहां पर कोई ऐसा पंगा नहीं है। तो 2 की पावर 3, यस, ये हो गया बेटा डेंसिटी ऑफ एफसीसी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बीसीसी। बेटा डेंसिटी ऑफ बीसीसी में Z कितना होता है? 2। M से M उड़ गया, Na से Na उड़ गया, इनटू ये A उछल के ऊपर चला जाएगा। इसका कितना होता है? 2.5 दिया है, 2.5 का क्यूब दिया है, ठीक है? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? मैंने सुना तुम्हारी कैलकुलेशन के चर्चे बहुत दूर दूर तक है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बार उड़ गया, 2.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, बताओ हो जाएगा ना? 2.5 का क्यूब, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ये आप लोग कर ही लोगे, है ना? तो देखो यहां पर ऐसा भी तो कर सकते हो भाई, ये 2 से 2 उड़ जाएगा ना यार, एक नीचे तो 4 बचेगा ना, नीचे क्या बचेगा? 4, और ऊपर कितना बचेगा? 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। फटाफट से आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, फटाफट से करके बताइए कितना मिल रहा है। फटाफट से एक बार खुद से करो बेटा, कैलकुलेशन जब खुद से करोगे ना तभी मजा आएगा, है ना? कैलकुलेशन खुद से करोगे ना तभी मजा आने वाला है भाई। करो, देखें, करो। हो गया सर, ये तो मिलेगा हमें लगभग 3.9 के लगभग, है ना बेटा? ये लगभग आपको कितना मिलेगा अगर आप कैलकुलेट करोगे ना? 3.90 के लगभग मिलेगा, और नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, बस खत्म कहानी। हो गया भाई, हो गया, बधाई हो बहुत बहुत, 4 आपका सॉल्यूशन मिल गया, है ना? कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगी क्या? बहुत ही आसान, निहायती इजी कैटेगरी का क्वेश्चन होता है डेंसिटी का। और डेंसिटी में देखो क्या होता है जनरली, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक तो रेशियो वाला, ये रेशियो वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं इसने पहली बार पूछा है, पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कहता हूं पीवाईक्यू जरूर किया करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, उसी तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। और देखो दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको सब कुछ दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए यूनिट सेल किस तरह की है। तो हमें Z की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अगर मान लो Z2 आता है तो आप बोलोगे BCC है, और अगर Z4 आता है तो आप बोलोगे FCC है। आप यूनिट सेल का पता भी लगा सकते हो किस तरह के यूनिट सेल में वो क्रिस्टलाइज हुआ है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा डेंसिटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन 2023 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसको भी एक बार आप देखिए गौर से, है ना? एक बार आप गौर से देखो, समझ में आए तो मुझे बताना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। स्क्रीन को कर दो पॉज और लग जाओ क्वेश्चन करने में, ठीक है? चलो जी, मैं तब तक बता देता हूं, क्योंकि आप लोग के पास तो ऑप्शन है ना? आप लोगों के पास तो ऑप्शन है ना भाई स्क्रीन को पॉज करने का, मेरे पास तो नहीं है पॉज करने का, तो मैं तो क्वेश्चन सॉल्व ही कर रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, लिखता है एक आयरन का ऑक्साइड है FeO, बहुत बढ़िया बात है, क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक लैटिस, ठीक है? लेकिन इसने ये नहीं बोल देखा कि कौन सा क्यूबिक लैटिस, अभी तक ये देखो, विद अ यूनिट सेल एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम, है ना? देखो बेटा A का वैल्यू दे रखा है तुम्हें 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? जो भी दिया वो लिख लिया करो, मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था तुम्हें। इफ द डेंसिटी ऑफ द FeO इन द क्रिस्टल इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत बढ़िया बात है, डेंसिटी हमें दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें हमें घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। कहता है देन द नंबर ऑफ FeO यूनिट्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, कितनी FeO यूनिट्स प्रेजेंट है पर यूनिट सेल में। मतलब मेरे से किसकी वैल्यू पूछी है? Z की वैल्यू पूछी है। मेरे से क्या पूछा है बेटा? Z का यूनिट वैल्यू पूछा है। बताओ
अब आप FeO का मोलर मास निकाल सकते हो सर? बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो जी कितना होगा मोलर मास, Fe कितना दे रखा है 56, और ऑक्सीजन कितना सर? ऑक्सीजन 16 होता है, हमें डिवाइड करना, अबे डिवाइड कहाँ करना है, ऐड करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 5 और 6 और 1 7, है ना बेटा। इसका मोलर मास कितना मिल गया मुझे? 72 ग्राम पर मोल। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो बेटा ए है ना, ए को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डेंसिटी किस में दे रखी है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको एक चीज पता है कि 5 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये इतना सेंटीमीटर आ गया, बस खत्म कहानी। जिस चीज की जरूरत थी वो आपको मिल जाएगी, सीधा फॉर्मूला लगा लो, डेंसिटी का काम बन गया। सर डेंसिटी का फॉर्मूला अभी आपने हमें सिखाया है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय एन इंटू ए क्यू। बताओ कौन सी चीज आपके पास नहीं है? मैं आपको लास्ट क्लास में भी कह रहा था, पिछले 2-3 साल से जो जेई का तरीका रहा है क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन आसान पूछेगा, कैलकुलेशन लेंदी रखेगा। अब इसमें उन बच्चों को नुकसान होता है जिनकी आदत क्या होती है, जैसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे ही कैलकुलेशन आते हैं, खट से अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, जैसे अपना मोबाइल निकाल के उसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जब इस एग्जाम में बैठेंगे, उन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, या तो उनमें बहुत टाइम लगेगा उनको कैलकुलेट करने में, और या फिर वो गलत कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन बच्चों में से नहीं हो, आपने कैलकुलेशन ईमानदारी से करी है, घर पे भी जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको खुद से सॉल्व करते हो। वहां यार कैलकुलेटर थोड़ी ना मिलना है यार, है ना? समझ रहे हो आप मेरी बात को? आ जाओ देखें क्या क्या चीज है हमारे पास। देखो डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास है 4, Z का वैल्यू हमें निकालना है, M कितना हो गया 72, Na आप सब लोग जानते ही हो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और A का वैल्यू भी हमें दिया है 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और इसका कर देना है क्यूब। बहुत मेहनत लगेगी मानता हूं मैं, लेकिन भैया IITian बनना भी तो आसान नहीं है, उसमें भी तो बहुत मेहनत लगती है भाई। क्यों? अरे बोलो ना, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। तो बस यही मेहनत बेटा आपको यहां पर करनी है, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेना, Z का वैल्यू लगभग लगभग 4 मिलेगा। इसका मतलब एक यूनिट सेल में FeO की 4 यूनिट्स प्रेजेंट है। समझ गए हो ना आप मेरी बात को? यस, है ना? जैसे अगर मान लो लैटिस होता किसी एटम का, तो हम लोग Z बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने एक यूनिट सेल में। ये लैटिस एटम का नहीं है, FeO का है, तो FeO की कितनी यूनिट्स प्रेजेंट है, फॉर्मूला यूनिट्स भी आप उनको बोल सकते हो, है ना? समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है सब लोगों को? मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला लगाया उत्तर पाया, ऐसा ही तो है ना यार, और क्या। आओ फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2023 का एक और क्वेश्चन है, और 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। आ जाओ भाई आ जाओ, क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन को पढ़ो गौर से। कहता है एक मेटल है M फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अच्छा जी, HCP की बात कर रहा है, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब HCP। बहुत बढ़िया बात है बेटा। लिखता है द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, अच्छा द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.05 मोल ऑफ इट इज इतना इंटू 10⁻21। तो यहां पर क्या लिखे, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आप चाहो तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हो खुद से, आप चाहो तो बेटा खुद से ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आसान है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखो सीधी सी बात यही है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इफ द नंबर ऑफ, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, इफ द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स, अगर मान लो n एटम्स की पैकिंग हो रही हो, कितने एटम्स की? n एटम्स की पैकिंग हो रही हो, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती थी? बताइए जल्दी से, फटाफट बताओ, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती थी? सर हमने पढ़ा दुगनी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यस। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती थी बेटा? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती थी बताओ? n होती थी, यस। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी होती थी? टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी होती थी? टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होती थी सर 3n, है ना? अगर n एटम्स होते थे तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी है? 3n नंबर ऑफ वॉइड्स है। अब यहां पर देखो हमारे पास है 0.02 मोल, तो इसकी 3 गुनी वॉइड्स हो जाएंगी। बताओ ईमानदारी से बताओ, अगर नंबर ऑफ एटम्स n होते तो नंबर ऑफ वॉइड्स होती 3n। अगर हमारे पास एटम के 0.02 मोल हैं तो वॉइड्स कितनी हो जाएगी?
इसकी 3 गुनी, है ना, इसकी 3 गुनी। लेकिन हमसे मोल नहीं पूछा वॉइड का, हमसे नंबर पूछा है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉइड्स। वॉइड के कितने मोल होंगे बताओ। अगर मान लो एटम 1 मोल होता तो 3 मोल वॉइड बनती। एटम हमारे पास 0.02 मोल है, तो 3 इंटू 0.02 मोल मतलब 0.06 मोल वॉइड्स प्रेजेंट है। और इन मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें, इस मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, बोलो जल्दी से, एवोगैड्रो नंबर से। यस, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी होगी बेटा, फटाफट बोलो देखें। ये तो है बेटा मोल, और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इनटू 10 टू द पावर 23। अब देखो यहां पर 10 टू द पावर 21 की टर्म में दिया हुआ है। किसके टर्म में दिया हुआ बेटा, 10 टू द पावर 21 की टर्म्स में, है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि इसको इसी टर्म में लिखा जाए, ठीक है। तो ये 21 कैसे आएगा, देखो ये जो 0.06 है इसको मैं ऐसे लिख दूं 6 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना। और ये बन गया बेटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यस, तो अब देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 लगभग 36 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, 0.022 है ना, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। तो लगभग 36 इंटू 10 टू द पावर 21। तो यहां पर हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 36 मिल जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या, बोलिए। ये इंफॉर्मेशन थी, ये वाली इंफॉर्मेशन आपके काम में आनी थी, ये वाली इंफॉर्मेशन बेटा काम में आनी थी। इसको काम में लेना था कि अगर नंबर ऑफ एटम्स n हो तो उसकी 3 गुनी वॉइड्स होती हैं। डबल तो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, और उसी के बराबर होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैं ऐसे कह सकता हूं वॉइड्स के मोल्स जो होते हैं वो एटम्स के मोल से 3 गुना होते हैं, है ना। यही चीज आगे भी क्वेश्चंस में काम में आएगी। इस पे और भी, इस कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। वॉइड्स वाला पार्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ही कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट एक में घुसा दी और सारी दुनिया ऐसे उस इधर देख रही ना। मेंस है, बड़ा आराम से क्वेश्चन पूछेगा, सीधा सीधा। ऑलराइट, तो देखो जी, हो गया ये क्वेश्चन बेटा। आगे चल सकते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो सर इतना क्या पूछ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, ये रहा। यह है जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन। मैं एक बार स्क्रीन से हट गया हूं, सारे लोग एक बार क्वेश्चन को आराम से देख लें और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हो गया, स्क्रीन को पॉज करके आप देख लेना। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूं। आइए जरा क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं, क्या कहना चाहता है ना। भाई देखो, जैसे ही क्वेश्चन आता है ना उसके साथ दोस्ती करनी बड़ी जरूरी है ना। किसी भी चीज के साथ दोस्ती कर पाओगे ना तभी उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, है ना। डरना नहीं है क्वेश्चन को देखने से। ऐसे नहीं कि साला तुम्हें पसीना आ जाएगी, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ओ कैसे सॉल्व करूंगा इसको, है ना। क्वेश्चन देखो आराम से, क्या क्या पूछना चाह रहा है ना। जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो उसको साइड में लिखो, और जो नहीं है, जिसको पूछना है, जिसको पता लगाना है, उसको साइड में लिखो, तभी पता लगता है। हम लोग गलती यही करते हैं, क्वेश्चन 3 बार पढ़ लेंगे। अब एक क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा भाई, एग्जाम में वैसे भी प्रेशर होता है। जो वैल्यू दी हुई है उसको साइड में लिख दो एक बार, है ना, उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। आ जाओ देखो, कहता है कि आयोनिक रेडियस ऑफ कैटायन A+ एंड एनायन B- इतना इतना दे रखा है बेटा। ये दे रखी है रेडियस ऑफ कैटायन और ये दे रखा है रेडियस ऑफ एनायन। यहां तक मुझे ये पता लग रहा है। कहता है दीज आयंस आर अलाउड टू क्रिस्टलाइज इनटू एन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है। दिस क्रिस्टल हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग फॉर B-। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी की बात कर रहा है मुन्ना। किसकी, अरे फटाफट बोलना यार। सीसीपी, क्या तू जानता है सीसीपी में यूनिट सेल कौन सी प्रेजेंट होती है? बिल्कुल जानते हैं सर, कौन सी एफसीसी, है ना। सीसीपी दे रखा है, इसका मतलब आपका बेटा जो B- होगा वो किस में प्रेजेंट है, एफसीसी यूनिट सेल में। और एफसीसी में सारी दुनिया जानती है नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। हाँ ना बोल दो, क्या ये बात आपको समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और कहता है A+ इज प्रेजेंट इन ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ये पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होती है। कहता है A+ जो है वो बेटा प्रेजेंट है कहां, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और फटाफट अपने दिल से पूछो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होती है। पूछो कहां प्रेजेंट होती है? सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट एज सेंटर्स एंड, और कहां प्रेजेंट होती मुन्ना? और प्रेजेंट होती है सर आपके बॉडी सेंटर में, एंड बॉडी सेंटर,
अरे बोलो ना यार, क्या यही प्रेजेंट होती है क्या? जो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है बेटा, एक तो प्रेजेंट होती है बॉडी के सेंटर पे और प्रेजेंट होती है एच सेंटर्स पे, ठीक। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। अच्छा बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होती है? अच्छा बताओ जल्दी से, अगर तुमने इतना अच्छे से पढ़ा है ना तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां प्रेजेंट होती है? जल्दी बोलो सर। टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है कहां? बॉडी डायगोनल पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा। बॉडी डायगोनल पे कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। यस, क्योंकि आपका जो बॉडी डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होती है? √3a। तो कॉर्नर से √3a/4 पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरे कॉर्नर से भी √3a/4 पे दूसरी टेट्राहेड्रल वॉइड, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी वजह से हम लोग कहते हैं एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाती है 8। अभी मैंने बताया नंबर ऑफ एटम्स अगर n हो तो 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है। समझ गया ना तुम मेरी बात को? पक्का? तो आ जाओ। तो यहां तक हमें पता लग गया B- कहां प्रेजेंट है, A+ कहां प्रेजेंट है। अब देखो क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट होता है, लिखता है द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल AB इज। एज लेंथ की वैल्यू बतानी है, एज लेंथ की वैल्यू बतानी है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा विजुअलाइज करना बड़ा जरूरी है बेटा, है ना? विजुअलाइजेशन बड़ा ही जरूरी होता है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, मैं भी विजुअलाइज करवा दूंगा तुम्हें। मान लो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को एक क्यूब मान लो, यस, और उस क्यूब के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्यूब के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है, और वो एटम कौन सा है? आयन कौन सा है? A+, ठीक है। और एक फेस सेंटर, इधर वाली दीवार उसको एक फेस सेंटर मान लो, राइट साइड वाली जो दीवार है उसको एक फेस सेंटर मान लो, और इन दोनों फेस सेंटर पे कौन प्रेजेंट है? सर B- प्रेजेंट है। B- फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक। अब इस वाले फेस से इस वाले फेस सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी? A, क्वेश्चन में दे रखा है एज लेंथ A होगा, यस। और एक चीज देखो, ये जो फेस सेंटर वाला एटम है बेटा, ये दोनों, ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है ये दोनों फेस सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है। सर कैसे पता लगा आपको? अरे मेरे भाई, बॉडी सेंटर पे बनी है टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और बेटा जो बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये सारे फेस सेंटर वाले एटम को टच करती है, तभी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पढ़ा है ना तुम लोगों ने इंफॉर्मेशन? अरे बोलो ना, पढ़ी है ना ये चीज? तो देखो मान लो मैं छोटा सा क्यूब का, अगर मैं छोटी सी बात करूं ना, जैसे क्यूब ऐसा है, ठीक, ये ऐसा क्यूब है बेटा, मैं मान लेता हूं, है ना, ये है क्यूब का सेंटर, ठीक। यहां पर प्रेजेंट है आपका कौन? B+, ठीक है। और यहां पर यह है फेस सेंटर 1 और यह है फेस सेंटर 1। अब होता क्या है कि ये वाला जो एटम है बेटा, जो बीच वाला एटम है ना, ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है, ये दोनों फेस सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? A है। बात समझ में आई आपको? यस। और ये जो रेडियस है ना बेटा, ये है रेडियस ऑफ B-, ये भी है रेडियस ऑफ B-, और ये है बेटा A+। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इधर देखो गौर से, ये वाली लाइन लिखते हैं हमें उत्तर मिल जाएगा। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? A इज इक्वल टू, दिख तो रहा है ना तुम्हें, A इज इक्वल टू रेडियस ऑफ B+ प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ A+ प्लस रेडियस ऑफ B-। देख लो ना, ये वाली जो A है किस किस के बराबर? रेडियस ऑफ B- प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ A+ प्लस रेडियस ऑफ B-। तो बेटा ये बन गया A इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ A+ प्लस रेडियस ऑफ B-। और हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। A+ का रेडियस कितना दे रखा है बेटा? 102 प्लस 181। क्या आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है। ये 2 इंटू बेटा ये कितना हो जाएगा? 3, 8, और ये कितना हो गया? 2, ठीक है। और देखो जनाब, इसको पूरा ही सॉल्व कर लो फिर। ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, है ना, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 566। बस खत्म। देख रहे हो कितना प्यारा सॉल्यूशन मिला हमें, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं डालूंगा मैं इसको, क्योंकि मुश्किल है ही नहीं। और तुम जैसे होनहार बालक हो, मतलब तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है ना। और कैलकुलेशन तो मैंने सुना है, तुम्हारी कैलकुलेशन के चर्चे बहुत दूर दूर तक है। क्यों भाई, मैंने सही सुना है क्या? ठीक है, समझ में आ गया ना दादा? सही से बताओ, जो चीज क्वेश्चन किया वो समझ में आना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आना चाहिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर निकट भविष्य में पूछा जाए, नियर फ्यूचर में पूछा जाए, तो हम उसको भी सॉल्व कर पाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलो जी मैं थोड़ा गले को आराम देता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा आपसे, इसकी भावनाओं को समझो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वाह, अरे बोलो, हुआ ना? करें फिर स्टार्ट। ये देखो मैं आपसे कह ही रहा था, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। मैं आपसे कह ही रहा था कि ये जो एग्जामिनर है ना भाई, इसको डेंसिटी से बड़ा प्यार है। डेंसिटी से बड़ा प्यार है, हर किसी को किसी ना किसी से तो होता ही है, इसको डेंसिटी से। ये क्वेश्चन भी डेंसिटी पे पूछ लिया। क्या कहता है, लिखता है मेटल एम क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी लैटिस। पकड़ लो इसको, एफसीसी लैटिस, इसका मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, खटाक से लिख दो 4, क्योंकि यूनिट सेल कौन सी है, एफसीसी है। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया भाई। और हमें दे रखा है एज लेंथ की वैल्यू। बेटा एज लेंथ कितना दे रखा है, ए इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁸ किस में दे रखा है, सेंटीमीटर। अरे भाई ये क्वेश्चन बनाने वाला तो बड़ा ही मतलब दयालु आदमी था वे, दयालु आदमी था, मतलब सीधा सीधा सेंटीमीटर में दे दिया। बताओ, कई बार पिकोमीटर में देता है, कई बार मीटर में देता है, कई बार सीधा सेंटीमीटर में दे दिया। और मेरे से क्या पूछ रहा है, एटॉमिक मास पूछ रहा है। बताओ, एम की वैल्यू पूछ रहा है ना। निहायत ही आसान कैटेगरी के क्वेश्चन वाली कैटेगरी में डालूंगा मैं इसको, क्योंकि सीधा फॉर्मूला लगाएंगे उत्तर पाएंगे। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, फटाफट बोल दो। डेंसिटी इज, अच्छा डेंसिटी भी दे रखी है क्या? हाँ हाँ, अबे डेंसिटी भी दे रखी है, देख डेंसिटी भी दे रखी है। डेंसिटी ऑफ मेटल एम 9, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 9.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या चाहिए हमें, डेंसिटी का फॉर्मूला सर हमें पता है, Z इंटू एम डिवाइड बाय Na इंटू ए क्यूब। ठीक है, और Z की वैल्यू हमारे पास है, D का वैल्यू हमारे पास है 9.03 इज इक्वल टू Z हमारे पास है 4, M की वैल्यू हमें पता लगानी है, Na बेटा 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हो। 6.022 लिखने की जरूरत नहीं, इतना है ना, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा काम में आ ही सकता है। और A का वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻⁸ और इसका क्यूब कर देना है। मानता हूं कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है ना, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर से मैं कहता हूं जेई का एग्जाम भी तो मुश्किल है बेटा, है ना। आईआईटीएन बनना भी तो मुश्किल है, किसी अच्छी एनआईटी में एडमिशन लेना भी तो मुश्किल है। यस, दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से माना जाता है ये एग्जाम, और आप लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग वैसे ही बहुत बहादुर बच्चे हो, है ना। तो बाकी लोगों से अपने आप को वैसे भी कम नहीं समझना, है ना। हमने कम से कम ट्राई तो किया एग्जाम देने की। बहुत सारे लोग तो नाम से ही 10th क्लास के बाद ही हार मान जाते हैं, है ना। तो हम उन गिने चुने लोगों में से हैं जो इस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के लिए फाइट करने जा रहे हैं, है ना। और उसके लिए आप लोगों ने मेहनत भी खूब करी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे नहीं कि भाई दुनिया का टफ एग्जाम है तो बस टांग पे टांग धरे साल भर तुमने बढ़िया पढ़ाई करी, ऐसे थोड़ी ना होता है। मेहनत करी होगी आप लोगों ने, तभी आप लोग जेई मेंस में अच्छा कर पाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, जिन लोगों का अच्छा हुआ है सेकंड अटेम्प्ट में और मेहनत करनी है ताकि उस स्कोर को और अच्छा बढ़ाया जाए। जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट अभी बाकी है भाई, अपना पूरा दम लगाओ, जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है अच्छा होगा, है ना। विश्वास रखो खुद पे और ऊपर वाले पे भी, सब अच्छा करेगा वो। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें मेरे हिसाब से। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन पर है, और ये भी 2022 का क्वेश्चन है। इसको भी एक बार देखो, मैं फिर से एक बार साइड में हो जाता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चंस आराम से कर पाओ। बेटा आप लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन? देखो जी क्या कहता है क्वेश्चन, गौर से सुनो। लिखता है एक एलिमेंट है एम क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल दे रखा है। फटाफट से मैं बोलूंगा z का वैल्यू 2 हो गया, लिख। ठीक है, लिख सकता हूं ऐसे, बीसीसी में z इज इक्वल टू 2 ही होता है। विज ए सेल एज ऑफ 300 पिकोमीटर। देखो आज इसने चालाकी करी है, 300 पिकोमीटर दिया है। बताइए पिकोमीटर बोले तो कितना मीटर सर, 10⁻⁻12 मीटर। यस, इतना ही होता है। और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें,
सेंटीमीटर में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और ये 200 पहले भी तो हैं, 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। और कहता है कि मुन्ना डेंसिटी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है देखियो सर, डेंसिटी दे रखी है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे आना बोलना भाई, सही दे रखा है क्या? और देखो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ द एलिमेंट कितने होंगे। देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं 180 ग्राम, ये इसको मोलर मास मान लेते हैं और मोलर मास निकाल के लिखते हैं मोलर मास दे रखा है डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय Na इंटू ए क्यूब। सर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अबे मेरे भाई अगर ये फॉर्मूला लगाएगा, D तेरे पास है, Z तेरे पास है, M तेरे पास है, Na तेरे पास है, A तेरे पास है, तो फाइंड क्या कर रहा है? हाँ कैलकुलेट क्या करना चाहते हो? है कहना क्या चाहते हो भाई? समझ में आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है ना 180 ग्राम, इसका मास नहीं दे रखा है, मोलर मास नहीं दे रखा है, ये कोई मास दे रखा है कि 180 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और सबसे पहले m का वैल्यू निकालना है, किसके लिए? मोलर मास कितना होगा। ठीक है, आओ फिर बेटा, डेंसिटी दे रखी है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने कहा बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2, मोलर मास सर हमें नहीं पता, m का वैल्यू हम लोग यहां फाइंड करने जा रहे हैं। बेटा a का जो वैल्यू होगा 6 इंटू 10⁻23 लिख देता हूं मैं। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है? a है 3 इंटू 10⁻⁸, 3 इंटू 10⁻⁸, इसका क्यूब, इसका हमें करना पड़ेगा क्यूब। ठीक है, तो क्या आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाओगे क्या बेटा? देखो यहां से क्या होगा, यहां पे देखो ये उड़ जाएगा बेटा 3 बार, है ना, 3 बार उड़ गया तो देखो 6 इज इक्वल टू m बचा, ऊपर कितना बचा? m बचा ना, सिर्फ m बचा बेटा, और नीचे ये 3 बार उड़ गया, और ये देखो 3 इंटू यहां पर देखियो ये 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, है ना, ये हो गया बेटा 27, और इंटू ये है 10⁻23 और ये आएगा 10⁻⁻24, तो ये हो गया बेटा 10⁻⁻1। बताओ क्या सही है यहां तक भाई? 10⁻⁻1 बच जाएगा ना यार, ये -24 होगा या +23 है। यस, तो अब हमें यहां से सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है m की। देखो m कितना होगा सर? ये m आएगा 6 इंटू 3 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 10। एक बार के लिए बेटा मैं आप लोगों से चाहता हूं आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितना मिलता है। देखते हैं कितना मिलता है बेटा। एक बार आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, देखें, फटाफट सॉल्व करो, कैलकुलेशन को सॉल्व करो, देखें बेटा, करने से होगा, है ना। ये बेटा आपको मिलेगा 48.6। आप लोग अगर फाइंड करना चाहो ना तो देख लो, ये मिलेगा बेटा 48.6। इसका मोलर मास कितना मिला है? 48.6, और मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं बताओ? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे 48.6 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। यस, और हमसे पूछा है कि 180 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 48.6 इंटू 180 एटम्स। बस इसको सॉल्व करना है बेटा, और तुम्हें फाइनल वैल्यू जो मिलेगी 22 इंटू 10⁻23, बस खत्म, है ना। तो यहां पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो 22 लिखी जाएगी। देख रहे हो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं बताऊं ईमानदारी से, एक बात बताऊं तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी। ये बेटा 22.22 आता है वैसे, है ना, 22.22 आएगा। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देख रहे हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेम क्वेश्चन। तो ऐसा करने से अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी भी ईमानदारी से पढ़ रखी है ना, वो भी इस क्वेश्चन को आते ही निपटा देगा। ठीक है ना। समझना था ये कि ये जो 180 ग्राम है, पहली चीज मोलर मास नहीं है, हमें मोलर मास फाइंड करना है। और हमने कहा मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 48.6 में Na एटम्स प्रेजेंट होंगे, 180 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे वो हम लोगों ने बड़े आराम से फाइंड करके देख लिया। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा।
आ जाओ, पढ़ो जरा गौर से। 2022 का एक और प्यारा क्वेश्चन, 2022 का एक और बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है बेटा, सिमिलर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा अगर आप उसको गौर से देखोगे तो। अगर आप उसको गौर से देखोगे तो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। लिखता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज शोन बाय Fe.93 हो। बिल्कुल सही बात है, जो आपका मेटल के एटम है वो कम है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है ये। इन द क्रिस्टल सम Fe2 प्लस केटाइंस आर मिसिंग एंड लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कंपनसेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ Fe3 प्लस। मतलब आपको ये मानना है, ये इसने कहानी सिर्फ बना के इतनी दी है कि ये जो Fe है ना, इसमें Fe में कुछ पार्ट Fe2 प्लस का है और कुछ Fe3 प्लस का है, बस ये मानना है। और हमसे क्या पूछता है, द परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस आयंस इन दी FeO क्रिस्टल। है ना, समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना। तो देखो मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन कितने हैं, x है। तो Fe3 प्लस आयन कितने हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे 98 माइनस एक्स। मान लेंगे ऐसे, 98 नहीं 93 माइनस एक्स, 93 माइनस एक्स, क्या मान लें 93 माइनस एक्स, ऐसे मान लें, है ना। और ऑक्सीजन के एटम मैंने माने 100, जो ऑक्सीजन है ना वो बेटा मैंने उसके 100 आयंस माने। तो अगर ये 100 है तो Fe के कितने हो गए 93। अरे यही मतलब हो गया ना भाई, देखो इसको देखने से ये पता लग रहा है ना, अगर ऑक्सीजन 1 है तो Fe 0.93 है, अगर ऑक्सीजन 100 है तो Fe 93 है। अगर मैं मान लूं कि ऑक्सीजन 100 है तो Fe 93 और 93 में से कुछ Fe2 प्लस है और कुछ Fe3 प्लस है। तो मैंने मान लिया 93 में से Fe2 प्लस है x और Fe3 प्लस कितना हो जाएगा 93 माइनस एक्स। बताओ यहां तक क्लियर है। अब चाहे क्रिस्टल कैसा भी हो, ये तो आप जानते हो कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है चार्ज। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही मेथड होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज के इक्वल बना दो। तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, हमारे पास 100 ऑक्सीजन है, कितना चार्ज हुआ -200, तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा +200। बताओ होगा कि नहीं होगा, ईमानदारी से बताओ यार, तुम्हें समझ में आ रही है क्या मेरी बात। टोटल पॉजिटिव चार्ज बेटा कितना हो जाएगा 200। मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा जितना नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज -2 था तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 200 होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया कहां से, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस से। Fe2 प्लस के एक आयन पे 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो x आयन पे 2x पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। Fe3 प्लस के एक आयन पे 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 93 माइनस x आयन पे 3 इंटू 93 माइनस x यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये बेटा टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। अब तुम्हें बस काम इतना सा करना है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, और तुम्हें ये निकालना है ये कितना हो जाएगा कि x की वैल्यू कितनी होगी। बेटा x कितना आ गया, 3 3 9 और 9 3 27, है ना, -3x इज इक्वल टू 200। तो यहां से ये 300 बेटा x उधर जाएगा, x का वैल्यू कितना मिला है 79। इसका मतलब 93 में से जो टोटल आयरन के 93 एटम्स थे उसमें से Fe2 प्लस कितना है 79। हमसे क्या पूछा है, Fe2 प्लस का परसेंटेज पूछा है, बस खत्म। परसेंटेज Fe2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा जी, परसेंटेज कितना कैसे निकालते हो, अपना कितना है डिवाइडेड बाय टोटल कितना था इनटू 100%, बस ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, सारी दुनिया जानती है। मान लो किसी के 200 में से 180 नंबर आए, है ना, किसी के 200 में से 180 नंबर आए, पूछा कितने परसेंटेज है, कैसे निकालोगे, 180 डिवाइड बाय 200 इंटू 100%। तो टोटल थे बेटा 93 Fe, उसमें से 79 Fe2 प्लस परसेंटेज निकाल लेना, लगभग 85 के बराबर आपको ये परसेंटेज मिलने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निहायती इजी क्वेश्चन है ना। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको ये सारा झंझट लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहली लाइन ये वाली लिखोगे, पहली लाइन ये वाली लिखोगे, दूसरी लाइन में सॉल्व कर लोगे x का वैल्यू, और तीसरी लाइन में परसेंटेज निकल जाएगा, 3 लाइन का क्वेश्चन खत्म। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप, मैं और भी पीछे जाऊंगा अभी प्रीवियस इसके क्वेश्चंस में, वहां पर भी आपको इसी कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। तो देखो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2022 का एक और बढ़िया क्वेश्चन। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, मैं साइड में हूं, ईमानदारी से पढ़ो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो।
वाह। हाँ जी, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ, इतने टाइम में तो तुमने सॉल्व कर ही लिया होगा। लिखता है इन अ सॉलिड ए बी ए एटम्स आर इन सीसीपी अरेंजमेंट। देखो सीसीपी का मतलब ये हो गया, यूनिट सेल कौन सी बताओ, एफसीसी, बोलो। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स ए हैं वो है बेटा एफसीसी में। एफसीसी भी आप नंबर समझते हो, कहां कहां होते हैं एफसीसी के एटम्स? बेटा एफसीसी होता है एक तो कॉर्नर पे और दूसरा होता है फेस सेंटर पे। अबे हाँ ना बोलना भाई, ए दादा हाँ ना बोलना भाई, समझ में आ रही ना बात, यहां तक होता है, ठीक है। और बी एटम्स ऑक्यूपाई ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यस। अच्छा अगर सीसीपी है, इसका मतलब सीसीपी है, इसका मतलब नंबर ऑफ ए एटम्स कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे। यस, सीसीपी नंबर ऑफ एटम्स 4 ही तो होते हैं भाई, एफसीसी यूनिट सेल। और जो बी एटम प्रेजेंट है बेटा, ये कहां प्रेजेंट है सर? ये प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होती हैं उतनी ही होती है जितने एक ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो अगर टोटल एटम 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 रही होंगी। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसका ये कहना है इफ टू एटम्स फ्रॉम द ऑपोजिट फेसेस आर रिमूव्ड, दो ऑपोजिट फेस सेंटर से आपने 2 एटम हटा दिए। अगर आप ऑपोजिट फेस सेंटर से एटम हटाओगे तो क्या टेट्राहेड्रल वॉइड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, खुद बताओ। सर टेट्राहेड्रल वॉइड तो प्रेजेंट होती है बॉडी के सेंटर, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो प्रेजेंट होती है बॉडी के सेंटर और एज सेंटर पे, और आप एटम कहां से हटा रहे हो? एटम हम लोग हटा रहे हैं फेस सेंटर पे, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी के जो एटम है आज भी 4 रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्ट आएगा वो किस पे आएगा, ए पे आएगा। क्यों? क्योंकि जो सीसीपी लैटिस है, जो एफसीसी यूनिट सेल है, उसमें एटम फेस सेंटर और कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। यस, पहले फेस सेंटर 6 थे, अब आपने 6 में से 2 एटम हटा दिए, 2 फेस सेंटर से एटम हटा दिए, तो अब फेस सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही एटम रह गए। तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितने बचे अब 2 एटम हटाने के बाद। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए मैं वापस निकाल रहा हूं भाई, है ना। कहां प्रेजेंट है बेटा? 6 में से 4 फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, 4 इंटू, और फेस सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। और कॉर्नर वाले एटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज भी 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, सारी दुनिया जानती है। यहां से देखिए ये आ गया 2 और ये बन गया बेटा 1, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, ए के कितने हो गए, 3 हो गए। अब आप एक बात बताओ फॉर्मूला कैसे निकालते हो? ए और बी इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए 3 है और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी 4 है, रेशियो A3 B4 बन गया, A3 B4 बन गया। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, कहता है AX BY है, तो X की वैल्यू बताओ। तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, खत्म कहानी। X इज इक्वल टू 3, और यही हमें आंसर में मिलना था। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है ना। हो गया, आगे चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगला क्वेश्चन करें, चलिए जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, जून में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। आ जाओ, क्या कहता है, लिखता है कि द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन सॉलिड NaCl ऑफ डेंसिटी, इतना पूछा है तुमसे। Na प्लस और Cl माइनस आयंस के बीच की डिस्टेंस आप लोगों से पूछी है और डेंसिटी हमें दे रखी है। देखो जी, चलो कोई बात नहीं, दे रखी है तो निकालेंगे हम लोग, ऐसी क्या बात है। डेंसिटी कितना दिया बेटा? हाँ पहले एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना, एक बार आप खुद का दिमाग लगाओ, देखें। डेंसिटी दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस की निकालनी है। कैसे फाइंड करोगे, कौन सा फॉर्मूला काम में लगाओगे? वाह, ठीक है। देखो जी, अगर मुझे डेंसिटी दे रखी हो, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखे ना, कोई बात नहीं, वही लिख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू 43.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। ये मुझे डेंसिटी दे दी। और एक चीज देखो, जब भी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाता हूं, मेरे सामने एक फॉर्मूला आता है Z इंटू एम डिवाइडेड बाय Na इंटू ए क्यूब, ठीक है। यस, डेंसिटी मुझे पता है,
क्या मैं मोलर मास निकाल सकता हूं? NaCl का मोलर मास अगर आप फाइंड करोगे ना बेटा कितना मिलेगा? 58.5। भाई सोडियम होता है 23 और क्लोरीन होता है 35.5, तो m का वैल्यू मिल गया 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, और अवोगाड्रो नंबर मेरे पास पहले से ही प्रेजेंट है। और मेरे पास क्या चीज प्रेजेंट नहीं है? Z का वैल्यू। Z आप लोगों ने पढ़ा होगा, NaCl टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, NaCl की एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl प्रेजेंट होती है। Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट होते हैं CCP लैटिस में, Na प्लस आर प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं एक यूनिट सेल में। इसका मतलब 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl, है ना? आप लोगों ने ये चीज शायद पहले पढ़ी होगी, और अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया है। Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट इन CCP लैटिस। NaCl की अगर जो स्ट्रक्चर होती है उसमें Cl माइनस कहां प्रेजेंट होता है? CCP लैटिस में प्रेजेंट होता है। Na प्लस आयन कहां प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगी, क्योंकि जो आपका Cl माइनस है वो CCP में है। CCP में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, और एटम्स और टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बराबर होती है ना? तो दोनों बराबर होंगे, तो Z का वैल्यू जो होगा NaCl के लिए बेटा, NaCl के लिए हमेशा Z का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, ये आप मतलब अगर आपको ये चीज याद है कि Na प्लस और Cl माइनस आयन की पोजीशन कहां है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। या तो आपको यह पता हो कि NaCl की एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होती है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। या फिर आपको यह पता हो कि Na प्लस और Cl माइनस की पोजीशन कहां होती है, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो Z का वैल्यू नहीं मिलेगा, और Z का वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? और एक चीज देखो, जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर होती है उसमें हमने कहा कि Cl माइनस आयन प्रेजेंट होता है कहां पर? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। और आपका जो Na प्लस आयन प्रेजेंट होगा वो कहां होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होती है बेटा? बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है NaCl टाइप स्ट्रक्चर के लिए। फॉर NaCl ये रिलेशन होता है कि A इज इक्वल टू 2 इंटू R ऑफ Na प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस। A इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेरे से पूछा है डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। इसका मतलब R Na प्लस प्लस R Cl माइनस। इसकी वैल्यू मेरे से क्वेश्चन में पूछी है, और ये कितनी होगी? A/2 होगी। कोई अगर आपसे पूछ ले कि सर आपको ये कैसे पता लगा, तो देखो मैं आपको आसानी से बता देता हूं। आप क्यूब के बारे में जानते हो, देखो मैं यहां पर बना के बता देता हूं ना, वापस इसको मैं मिटा दूंगा, है ना? देखो ये क्यूब होता है, इस क्यूब में ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, यहां पर Cl माइनस है, यहां पर भी Cl माइनस है, ये एज सेंटर है। एज सेंटर पे कौन प्रेजेंट है? Na प्लस। एक्चुअली होता क्या है, ये जो कॉर्नर है ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, है ना? इस तरह से प्रेजेंट होते हैं बेटा, यहां से लेके यहां तक ये वाले डिस्टेंस है A, ये है बेटा Na प्लस, और ये है Cl माइनस, ये है Cl माइनस। ठीक है, ये है Cl माइनस। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब यहां से देखो, ये तो हो गया रेडियस ऑफ Cl माइनस, और ये हो गया 2 इंटू रेडियस ऑफ Na प्लस, और ये हो गया रेडियस ऑफ Cl माइनस। तो A का वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ Cl माइनस। और हमसे पूछा है Na प्लस और Cl माइनस के बीच की डिस्टेंस। जब भी क्वेश्चन में दो एटम के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए, इसका मतलब उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये कितनी होगी? R ऑफ Na प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस A/2 के बराबर हो जाएगी। और वही चीज मैंने आपको यहाँ पर सिखाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये चीज पहले से पता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता मैंने आपको सिखा दिया, इस बात को आज के बाद याद रखोगे, कसम खा लोगे, भूलोगे नहीं। लेकिन कसम मेरी मत खाना, है ना? वो तुम देख लेना अपने हिसाब से जिसकी भी खानी हो। ठीक है बेटा, ये चीज आपको यहां से सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन को, इसमें हमारे पास डेंसिटी पहले से पता है, हमें Z की वैल्यू पता है, हमें मोलर मास पता है, हमें Na की वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है? यहां से A निकालना है, और A निकाल के A/2 कर देना, R ऑफ Na प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस मिल जाएगा। और यही चीज हमसे पूछी है, A/2 की वैल्यू पूछी है। डेंसिटी का फॉर्मूला यहां से लगाओ, डेंसिटी के फॉर्मूले से A निकालो, और A निकाल के A/2 कर दो, वही आपको मिल जाएगा क्या? रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, मतलब आपका कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। बताओ
है ना। तो बेटा आपका जो ए है ना, मैं बता देता हूं 2.08, ए कुछ ऐसा आएगा 2.08 इंटू 10⁻⁻10, ये आएगा ए का वैल्यू। और a बाई 2 करोगे तो ये 1.04 आएगा, 1.04 इंटू 10⁻⁻8 आएगा। और आपसे नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, 1.04 का नियरेस्ट इंटीजर 1 होगा। इसी तरह से इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट इसने एक साथ पूछ लिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। तुम्हें समझ में आया ना भाई? ओ दादा तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? या क्वेश्चन किए जा रहे हैं हम? सर बातें बातें तो करते नहीं आप। भाई दादा बातें करने का टाइम नहीं है ना। 10-15 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, और अभी वो मत सोचना कि अभी बोर हो रहे हैं सर, है ना। अभी क्या बोर हो रहे हो भाई? अभी जितना भी टाइम बचा ना उसमें सब में पढ़ाई करनी है पूरे में। अभी बोर होने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है भाई बोर होने का। अभी तो सुबह से लेके शाम और शाम से लेके सुबह सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, बीच में सोना वोना हो, बाकी जो भी तुम्हारे दैनिक क्रियाक्रम है वो करने हैं। इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई करनी है भाई, है ना। तो ये बोरियत वोरियत वाली चीजें छोड़ दो, जितने क्वेश्चन हो पाए, जितने नए कॉन्सेप्ट सीख पाओ उतना बढ़िया है ना। आगे आ जाओ, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइए जी क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है। एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स फॉर्म HCP लैटिस, बहुत बढ़िया बात है। एटम ऑफ एक्स फॉर्म HCP लैटिस, है ना। दोज ऑफ एलिमेंट वाई ऑक्यूपाई 2/3 of its tetrahedral voids. The percentage of element x in the lattice is, x का परसेंटेज निकालना है लैटिस में, x का परसेंटेज निकालना है। करिए सॉल्व, देखें ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ही आसान है भाई, ये तो बहुत आसान है, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। बहुत आसान है बेटा। वाह क्या वाह, देखो कैसे किया आपने सॉल्व। आपको पता है HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6। बहुत बढ़िया बात है। x का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। और देखो क्या कह रहा है, y कहां प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। बताइए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी? अगर नंबर ऑफ एटम्स, लैटिस बनाने वाले एटम्स अगर 6 हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी बेटा? दुगनी होती है सर, दुगनी होती है। 6 × 2 12 होती है सर। और हमारे पास जो एटम y है वो 2/3 में प्रेजेंट है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। तो 3 चौक 12 और 8 वॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो x एटम है 6, y एटम है 8। हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ x, है ना। परसेंटेज ऑफ x, परसेंटेज कैसे निकालते हो? x कितना है डिवाइडेड बाय टोटल एटम कितने इंटू 100%, ये तो निकालते हो। तो x कितना है हमारे पास? 6, और टोटल एटम कितने हैं? 6 तो है x और 8 है y इंटू 100%। भाई ये तो कैलकुलेशन तुम कर लोगे यार अब। ओ भाई अबे कर लोगे ना यार, इंटू 100। अबे 8 से 48 जोड़ना नहीं है, जोड़ना है भाई, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये 14 हो गया परसेंटेज। ये तो सॉल्व कर लोगे ना दादा? हाँ भाई देखो ये वैल्यू जो आएगी ना, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, डिवाइड करोगे, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 98 के लगभग होता है ना। तो ये जो वैल्यू है ना बेटा लगभग 43 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी। और नियरेस्ट इंटीजर में हमसे पूछा है 43 आ जाएगा, बस मान लो तुम, मान लो तुम यार। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अरे बोलो आसान है कि नहीं भाई? परसेंटेज पूछा था हमसे, ये नहीं पूछा कि वाई वॉइड कितनी है या फिर ये फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला क्या है, ये नहीं पूछा। हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एक्स कितना होगा। तो परसेंटेज तो हम लोग यही निकालते हैं, एक्स के कितने आइटम है डिवाइड बाय टोटल आइटम कितने हैं। तो एक्स था 6, वाई है 8, तो टोटल कितने हो गए? 6 + 8 इंटू 100%, बस खत्म। आगे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं 2021 के क्वेश्चन में। हमारी एंट्री किसमें हो चुकी है बेटा? 2021 वाले क्वेश्चंस में हो चुकी है। और पहला क्वेश्चन भिड़ते ही आपके सामने है, लिखता है द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड विद ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को बोला जाता है CCP, और जो CCP होती है उसमें यूनिट सेल प्रेजेंट होती है FCC। इस बात को याद रखें। अरेंजमेंट ऑफ एनायंस एंड विद कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइट्स इन AXB द वैल्यू ऑफ x। बहुत बहुत आसान है भाई, देखो बहुत आसान है। देखो जनरली AXBY टाइप में A+ होगा और B- होगा। जनरली कैटायन पहले लिखा होता है, एनायन बाद में लिखा होता है, ठीक है।
तो यहां से मुझे दिख ही रहा है कि एनायन कहां प्रेजेंट है बेटा, सीसीपी में। एनायन कहां प्रेजेंट है सर, सीसीपी। और सर सीसीपी में यूनिट सेल एफसीसी होती है, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। और कैटायन कहां प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है एट ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नंबर ऑफ एटम्स, लैटिस बनाने वाले एटम अगर 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होगी। सर ए प्लस और बी माइनस का जो रेशियो है वो 4:4 आ रहा है सर, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला बनेगा ए बी बनेगा सर, एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, खत्म। ये देखो ऐसा झंडू सा क्वेश्चन आया 2021 में आया, निपटा दोगे तुम, है ना। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुम खुशी के मारे अपनी चेयर से उछलने लगोगे। सामने वो जो कंप्यूटर पड़ा होगा ना, तोड़ मत दियो भाई, है ना। खुशी तो अच्छी बात है, लेकिन और एक्साइटमेंट में क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे चल सकते हैं, तुम्हारी आज्ञा हो तो। हाँ जी मुन्ना, आओ आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो महाराज। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखो मैं तुमसे कह ही रहा हूं, आने के बाद मैंने कितनी बार बोल दिया कि उसको प्यार है किससे, डेंसिटी से। उसको प्यार है बेटा डेंसिटी से। अब क्या करें, उसको प्यार है बेटा डेंसिटी से। 2021 में भी डेंसिटी का क्वेश्चन है, देखो 2022-23 में भी था, 2022 में भी था, 2021 में भी आ गया, है ना। आ जाओ आ जाओ, फिर इसको निपटा देते हैं ढंग से। क्या कहता है क्वेश्चन, मैं साइड में हट गया था पहले ही, पॉज करके देख लेना। लिखता है कॉपर कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइजिंग इन अ सीसीपी लैटिस, खत्म। सीसीपी लैटिस मतलब यूनिट सेल एफसीसी, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4 विद ए सेल एज ऑफ नैनोमीटर। देखो एज लेंथ बेटा दे रखा है आपको कितना, 0.4518 नैनोमीटर। और नैनोमीटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें, मीटर में। 0.4518 इंटू 10⁻⁻, कितना लिखो 9 मीटर। और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़िए। हैज बीन रिवेल्ड बाय एक्सप्लोइंग एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, ठीक है, वो जो भी हो, उससे हमें नहीं मतलब हो कोई। द डेंसिटी ऑफ ए कॉपर कॉम्प्लेक्स इज फाउंड टू बी इतनी। डेंसिटी का वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, डेंसिटी दे दिया आपको 7.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बढ़िया बात है। द मोलर मास ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा है, एम का वैल्यू, ठीक है। तो बस जो जो चीज तुम्हें चाहिए, हर चीज तुम्हारे सामने प्रेजेंट है, तुम्हें सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। डेंसिटी होती है Z इंटू एम डिवाइडेड बाय एन इंटू ए क्यूब। हाँ ना बोलते रहो भाई सारे लोग, और जागते रहो, सो मत जाइयो, है ना। तो डेंसिटी आपके पास है बेटा, डेंसिटी है 7.62, Z की वैल्यू मेरे पास है 4, M मुझे पता लगाना है। एवोगैड्रो नंबर सारी दुनिया जानती है, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो A है ना भाई, A का वैल्यू भी तुम्हारे पास है, A क्यूब यहां कर देना, सॉल्व कर लेना, M का वैल्यू निकाल लेना, है ना। मानता हूं ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, मानता हूं ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन हर चीज भैया मुश्किल ही तो होती है। जेई का एग्जाम क्लियर करना भी तो मुश्किल है। तो एम का वैल्यू आपको मिलेगा 1.5 105.8 ग्राम पर मोल मिलेगा। और हमसे नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो 106 हो जाएगा, है ना, 106 हो जाएगा। चलिए बताइए, है ना। हो गया डेंसिटी का एक और क्वेश्चन, आसान निहायत इजी क्वेश्चन। डेंसिटी पे मैं तो चाहता हूं क्वेश्चन आए, मैं तो चाहता हूं कि डेंसिटी पे क्वेश्चन आए, ताकि आप सारे लोग डेंसिटी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व करके आ सको, है ना। आइए जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2021 20 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। एक बार मैं साइड हो गया हूं, क्वेश्चन पढ़ो गौर से। और इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया ना, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है भाई, एक लाइन, एक से दूसरी लाइन में जाना ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म बेटा, एक से दूसरी लाइन में जाना ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो जी देख लेते हैं बेटा, चलो जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर लिखता है डायमंड हैज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया बात है, ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा जी, ये तो मैं बताया, अभी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कार्बन जो होता है कैसे, डायमंड कैसे बनता है। कार्बन के जो एटम रहते हैं एक दूसरे से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जुड़ते हैं, है ना, बहुत हार्ड होता है, एक बहुत बड़ी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। पढ़ाइए तुम लोगों ने, आगे आओ। द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसका मतलब एफसीसी, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और देखो where 50% of the tetrahedral voids are also occupied by the carbon atoms. Oh,
मतलब कार्बन एटम जो है दो जगह पे प्रेजेंट है, एक तो एफसीसी लैटिस में और दूसरा 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में। अरे हाँ ना बोलना भाई, क्या ये बात सही है क्या मेरी? दो जगह पे प्रेजेंट है कार्बन का एटम, है ना, दो जगह पे प्रेजेंट है बेटा। वैसे दो जगह पे प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, इंसान को एक ही जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए एक टाइम पे, है ना। वो तुमने सुना है, दो नाव में सवार होने वाला डूब ही जाता है ना। तो तुम एक ही जगह रहो अभी के लिए, जीवन में काम आएगा। देखो कहां कहां प्रेजेंट है बेटा, कार्बन एटम प्रेजेंट है एक तो एफसीसी लैटिस में, प्लस प्लस 50% ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो एफसीसी में बेटा नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। और अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी बताओ? टेट्राहेड्रल वॉइड होगी 8, और 8 का 50%, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 4। तो कार्बन के एटम कितने हो जाएंगे भाई? 4 + 4 हो जाएंगे सर, 8। एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कार्बन के एटम, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल 8 हो जाएंगे। देख रहे हो क्या फालतू क्वेश्चन पूछा, मतलब 10 सेकंड में क्वेश्चन निपटा दिया हमने। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ने में, है ना, सॉल्व करने में। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 2021 का एक और क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की भी एक खास बात है। ये क्वेश्चन जैसे ही तुम देखोगे ना, तुम्हें क्वेश्चन देखा देखा लगेगा। कहां देखा देखा लगेगा? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा अलग पूछा है, इसने थोड़ा सा अलग पूछ लिया। एनसीईआरटी ने पहली चीज तो यहां पर दे रखी थी SrCl2, इसने दे दिया SrBr2, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। और दूसरा, उसने पूछा था 1 मोल में कितनी कैटायनिक वैकेंसीज प्रेजेंट होगी, इसने पूछा कितनी कैटायनिक वैकेंसीज प्रेजेंट है 1 ग्राम ऑफ KBr में, है ना। ये डिफरेंस है सिर्फ, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप जो कॉन्सेप्ट यूज करते हो बेटा, ये इंप्योरिटी डिफेक्ट का क्वेश्चन है, इंप्योरिटी डिफेक्ट का क्वेश्चन है। आपको अगर याद हो, NaCl का क्रिस्टल होता था। मैं थोड़ा सा यहां पर, वहां पर एनसीईआरटी में NaCl दे रखा है, यहां पर इसने KBr दे दिया, बस फर्क इतना सा है। और कहता है द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इन 1 ग्राम ऑफ KBr क्रिस्टल इज। और आपने KBr की डोपिंग करी है किसके साथ? SrBr2 के साथ, है ना। स्ट्रोंशियम का ब्रोमाइड है, उसके साथ डोपिंग, डोपिंग का मतलब समझते हो, उसमें ऐड किया, मिला दिया। इंप्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज डोपिंग, है ना। तो जैसे हुआ क्या, थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी को समझो तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी को समझो बेटा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा समझो। देखो, ये आपके पास NaCl का क्रिस्टल था, किसका था? NaCl का। फटाफट बना लेते हैं हम, फटाफट बना लेते हैं। NaCl का क्रिस्टल था, फटाफट बना लेते हैं। ये देखो, ये NaCl का क्रिस्टल था। हुआ क्या, हुआ क्या, इसमें से Na+ हटा, और बेटा Na+ की जगह, Na+ की जगह आ गया एक और दूसरा कैटायन Sr2+, Sr2+, स्ट्रोंशियम कैटायन आ गया। यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या? जो कैटायन रिमूव हुआ है उस पर चार्ज था +1, और जो कैटायन नया आया है उस पर चार्ज है +2। यस, ये गलत गड़बड़ हो गई। तो इस वजह से ये जो क्रिस्टल है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए एक और Na+ अपनी लैटिस साइड छोड़ के चला गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए एक और Na+ अपनी लैटिस साइड छोड़ के चला गया। अब देखो, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हो गया। लेकिन जहां पर पहले Na+ था वहां पर अब वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, और बेटा इसी वैकेंसी को बोला जाता है कैटायनिक वैकेंसी। बेटा जी, इसी वैकेंसी को क्या बोला जाता है? कैटायनिक वैकेंसी। यस, समझे बात को। तो एक Sr2+ ऐड किया, एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, समझ रहे हो। और यहीं पर हम लोग कॉन्सेप्ट लिखते थे, यहीं पर हम लोग कॉन्सेप्ट लिखते थे कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ SrBr2 मॉलिक्यूल्स। जितने स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे उतनी ही कैटायनिक वैकेंसीज बनेंगी, क्योंकि एक Sr2+ आएगा, साथ में 2 Na+ लेके जाएगा। एक Na+ को साथ में 2 Na+ जाएंगे, उसकी जगह एक Sr2+ आएगा, तो एक Na+ की जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। दिस इज नोन एज कैटायनिक वैकेंसीज। तो जितने Sr2+ ऐड किए उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। ये इस कॉन्सेप्ट का, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है ये,
है ना। एनसीईआरटी में इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दिया है कि NaCl इज डॉप्ड विद 10 टू द पावर -5 मोल % ऑफ SrCl2, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। इस तरह से करके वो क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देख रहे हो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इधर पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हुए। अच्छा, अब देखो तो सर इसमें क्या करें। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ताकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इधर वाले स्पेस की हमें जरूरत पड़ेगी। ओ भाई क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। जाओ भाई जाओ, तुम अंदर जाओ। हाँ, तो इसको मिटा देता हूं बेटा, है ना, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब देखो, अरे यार हाँ, अब जाके मिटा भाई, इसको मिटाना भी अपने आप में मुबारक होगी। अब देखो, अब क्या करना है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसने एक चीज लिखी है कि 10 टू द पावर -5 मोल % ऑफ SrBr2। क्या मतलब होता है इसका? 10 टू द पावर -5 मोल % का मतलब है कि आपने 100 मोल NaCl KBr में, 100 मोल KBr में 10 टू द पावर -5 मोल SrBr2 ऐड किया। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? 100 मोल KBr में 10 टू द पावर -5 मोल SrBr2 ऐड किया है, उसी को बोला जाएगा 10 टू द पावर -5 मोल %। यस, तो मैं ऐसे कहूंगा कि 100 मोल KBr में 10 टू द पावर -5 मोल SrBr2 प्रेजेंट है। सारे लोग मुझे बताएंगे क्या आपको ये बात समझ में आई। और 1 मोल KBr में 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 10 टू द पावर -7 मोल SrBr2 प्रेजेंट है। यस, कह सकता हूं मैं। ये तो SrBr2 के मोल आए, मॉलिक्यूल कितने होंगे इसके, इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू द पावर -7 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। यस, और 1 मोल KBr मतलब मोलर मास कितना हो जाएगा KBr का? देखो मोलर मास कितना बेटा, K होता है 39 और Br कितना है 80, तो ये कितना हो गया 119, इतना ही हो जाएगा ना। आप कहोगे कि 119 ग्राम, है ना बेटा, 1 मोल KBr मतलब 119 ग्राम KBr में 10 टू द पावर -7 Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, किसके? SrBr2 के। और इतनी ही प्रेजेंट है कैटायनिक वैकेंसीज, वो ऊपर लिखा हुआ है हमने कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज और नंबर ऑफ SrBr2 मॉलिक्यूल्स हमेशा बराबर होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया चीज है ना। तो अगर 119 ग्राम KBr में इतने मॉलिक्यूल्स SrBr2 के हैं, मतलब इतनी कैटायनिक वैकेंसीज प्रेजेंट है, तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में 1 ग्राम KBr में कितनी कैटायनिक वैकेंसीज प्रेजेंट होगी, है ना। तो आप लोग लिख दोगे कि 1 ग्राम KBr में कितनी कैटायनिक वैकेंसी आएगी बेटा? देखो 10 टू द पावर -7 इंटू Na कितना होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 119, और 1 ग्राम है तो 1 ही हो जाएगा ये तो। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो क्या इसको आप? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा? ये कितना मिलेगा देखो, ये हो जाएगा 10 टू दी, ये 18 हो जाएगा, नहीं 18 नहीं 16, ये 16 हो जाएगा ना, 16 और 7 23। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 600 इंटू 10 टू दी पावर 14 डिवाइडेड बाय 119। ठीक है, अब 600 को 119 से डिवाइड कर दो, 600 को 119 से डिवाइड कर दो, फटाफट कैलकुलेट करो, देखिए कितना मिल रहा है। 600 को बेटा 119 से डिवाइड करो, देखें फटाफट करो भाई, फटाफट करो, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना। 600 को 119 से डिवाइड कर दो तो लगभग 5 के बराबर आएगी वैल्यू, है ना। देख लो ना, ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे 500 और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो 95, है ना। तो लगभग 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 आएगा, और हमसे यही वैल्यू पूछी थी 5 10 टू दी पावर 14। क्या आप समझ गए बात को? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप गलत करके आओगे? नहीं, है ना।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत आराम से मैंने बताया। मोल परसेंटेज का मतलब आपको समझना था भाई। देखो अगर कोई कहता है किसी के 80% मार्क्स आए, 80% मार्क्स का मतलब ये है 100 नंबर का पेपर था तो 80 नंबर आए। और अगर कहता है कोई कि 10⁻⁻5 मोल परसेंट इतना है, इसका मतलब अगर 100 मोल थे तो उसमें इतना मोल SrBr2 का है, 10⁻⁻5 मोल SrBr2 है। और 1 मोल में 10⁻⁷ मोल हो जाएगा, है ना। 1 मोल मतलब इतना ग्राम, इतना मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया, जितने मॉलिक्यूल होंगे उतनी कैटायनिक वैकेंसीज होंगी, तो 1 मोल में कैटायनिक वैकेंसी निकाल ली, 1 ग्राम में हमसे पूछी थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन करके ना दिल खुश हो जाता है, ये उस टाइप के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, 16 मार्च सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और भाई ये भी वॉइड पे ही पूछ लिया, देख लो अब साला वॉइड पे क्वेश्चन पूछे गए सारे, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, देख लेना, इतनी इतनी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा जी, हंसते मुस्कुराते हुए क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। ज्यादा बर्डन, दिमाग पे बोझ, है ना, उतना नहीं रखना है, आराम से रिलैक्स रहते हुए क्वेश्चन पढ़ो। तभी हम लोग, तुम्हारा जो सिग्नल है ना दिमाग, वो दिमाग तक सिग्नल अच्छे से तभी जाएगा जब तुम थोड़ा खुश रहोगे, है ना, नहीं तो बीच में ब्लॉक हो जाता है वो। इतनी टेंशन मत लिया करो भाई, मानता हूँ टेंशन है, जेईई का एग्जाम होता है, हम लोगों ने भी दिया है ना। लेकिन जो जितना लास्ट टाइम में जितना रिलैक्स होके पढ़ लेता है ना, हड़बड़ाटा नहीं है, वो एग्जाम में हमेशा अच्छा करके आता है। और आपको उन्हीं लोगों में से बनना है। जो बहुत सारे लोग आप अपने आसपास ऐसे देखोगे कि जब टेस्ट वगैरह होंगे तो वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपने स्कूल एग्जाम में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, जब आपकी कोचिंग वगैरह में भी जब टेस्ट होते होंगे बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उतना अच्छा नहीं कर पाते। और एक एवरेज बच्चा होता है जो, है ना, जो एकदम पढ़ाई कर रहा है कंसिस्टेंटली, वो फाइनल एग्जाम में अच्छा कर देता है। एक्चुअली हो सकता है जो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा था, जो वो प्रेशर था लास्ट वाला एग्जाम का, उसको हैंडल नहीं कर पाया, है ना। उसको लगा कि यार उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी थी, मुझे इतने सही करने हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कितने कर पाऊंगा, ये फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, वो नहीं। तो ऐसा करते करते ना इंसान जो है वो आती हुई चीजें भी गलत करके आ जाएगा एग्जाम में। कैलकुलेशन 3 × 2 6 करना था, 5 करके आ जाएगा, है ना। ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं तब जब लोग आप हड़बड़ा जाते हो, है ना। अभी जो टाइम है बेटा, इस टाइम को आप यूटिलाइज करें सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशन सुधारने में। क्वेश्चन जो भी आपके सामने आते हैं उसको एक इन्वायरमेंट देते हुए कि अच्छा ये मेरा फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है तो मुझे इसी टाइम पीरियड में इसको सॉल्व करना है ना। और अगर हो सके तो हर 2 या 3 दिन में एक 3 घंटे का टेस्ट जरूर दिया करो, ये बहुत ही जरूरी चीज होती है ना। जब आप टेस्ट देते हो तो इससे आपकी स्पीड बढ़ती है ना, आपको स्पीड का पता लगता है, आपकी एक्यूरेसी का पता लगता है, आप कहाँ मिस्टेक्स करते हो इन चीज़ों का पता लगता है ना। तो ये चीज़ें भी हमें साथ साथ करनी होती हैं। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन पर है बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखता है गैलियम है क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, बहुत बढ़िया बात है। द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.581 ग्राम ऑफ गैलियम इतनी है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, है ना। और हमें एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू इतना लेके चलना है। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट काम में ले, कौन सा कॉन्सेप्ट काम में ले। आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, अगर मान लो आपने वही वही जो मैं भी थोड़ी देर तुम्हें पहले बता रहा था ना, अगर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स n है, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स बेटा अगर n है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी थी, 2n थी। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी थी, n थी। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी हो गई थी, टोटल वॉइड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है। टोटल वॉइड कितनी होगी थी बेटा, 3n, है ना। अगर n एटम है तो उसकी 3 गुनी, उसकी 3 गुनी वॉइड्स प्रेजेंट होंगी। तो मान लो अगर गैलियम का 1 मोल एटम होता, 1 मोल एटम होता तो उसमें कितनी मोल वॉइड प्रेजेंट होती, 3 मोल, 3 गुनी। अरे बोलो ना, अगर 1 मोल गैलियम के एटम प्रेजेंट होते तो उसमें 3 मोल वॉइड्स प्रेजेंट होती कि नहीं होती। यस, ये वाली इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, है ना। अगर आपके पास 1 मोल गैलियम एटम प्रेजेंट होते तो उसमें 3 मोल वॉइड्स प्रेजेंट होती। इस बात को आप याद रखना और ये क्वेश्चन आप हंसते मुस्कुराते हुए सॉल्व कर दोगे, है ना। हमारे पास दिया बेटा गैलियम का एटॉमिक मास दिया 70, है ना, और गैलियम के 0.581 ग्राम में हमसे वॉइड पूछी है।
आप मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैलियम कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। सर मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ ना बोलो, गिवन मास कितना दिया है 0.581, बताइए मोलर मास कितना दिया, जल्दी बोलो 70। तो ये तो मिल गए बेटा किसके, मोल्स ऑफ गैलियम। अब मोल्स ऑफ वॉइड कितनी हो जाएंगी बोलो, मोल्स ऑफ वॉइड कितनी होगी, मोल्स ऑफ वॉइड होगी सर इसकी 3 गुनी, 3 इंटू 0.581 डिवाइडेड बाई 7। लेकिन हमसे मोल्स ऑफ वॉइड नहीं पूछा, हमसे पूछा है टोटल वॉइड कितनी होगी, नंबर पूछा है, नंबर ऑफ वॉइड्स। बस खत्म बाबा खत्म, इस मोल को कन्वर्ट कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी वॉइड्स प्रेजेंट होगी। कैलकुलेशन फटाफट करके देखो, देखो कितना मिल रहा है, क्या हमने जो किया है वो सही है बेटा, कैलकुलेशन से पता लगेगा। कैलकुलेशन से पता लगेगा बेटा। और जहां तक मुझे लगता है ये आएगा बेटा 14.99, 14.99 इंटू 10⁻21 और 1499 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। बधाई हो, बहुत 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 प्यारा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सीखा बेटा। 1 मोल में 3 मोल वॉइड प्रेजेंट होगी, तो जितने मोल आपने गैलियम के निकाले हैं उसकी 3 गुने मोल हो जाएंगे वॉइड्स के, है ना। और मोल ऑफ वॉइड आपको पता लग गए तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, आपको नंबर ऑफ वॉइड्स मिल जाएगी, खत्म। बस इतना सा ध्यान रखना है। एक और जेई 2021 का क्वेश्चन हम लोगों ने बड़े ही प्यार से निपटा दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और जेई 2021 का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मैं स्क्रीन से हट गया हूं बेटा, अब मैं वापस आ गया हूं और इस क्वेश्चन को भी फटाफट से निपटाते हैं। देखो क्या पूछना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो बेटे, पहले क्या कह रहा है, भावनाओं को समझो क्वेश्चन की। लिखो जी, देखो कहता है ए सर्टेन एलिमेंट है क्रिस्टलाइजेस इन अ बीसीसी लैटिस ऑफ यूनिट सेल। अच्छा बीसीसी लैटिस में यूनिट सेल दे रखे 27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये बीसीसी की दे रखी है। If the same element under the same conditions crystallizes in the FCC lattice, the as length of the unit cell कितनी होगी। बीसीसी में यूनिट सेल दे रखी, यूनिट सेल की आपको एज लेंथ दे रखी है, और एफसीसी में पूछी है ना, एफसीसी में पूछी है, एटम सेम है मतलब उसका रेडियस सेम रहेगा, मानते हो, एटम सेम है मतलब दोनों केसेस में उसका रेडियस सेम रहेगा। बस यहीं से तुम्हें आइडिया मिलेगा, यहीं से तुम्हें आइडिया मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर कैसे मिला, हमें तो नहीं मिला आइडिया, आप बताओ भाई। आइडिया देखो भैया, पेड़ पे नहीं उगते, आइडिया कहां उगते हैं, इधर दिमाग में, दिमाग चलाओ अपना। देखो क्या कह रहा है, अगर मैं बीसीसी की बात करूं, किसकी बात करूं, फॉर बीसीसी, अब बीबीसी की बात नहीं कर रहा, बीसीसी की बात कर रहा हूं भाई, बीबीसी, बीबीसी नहीं है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला सारी दुनिया जानती है, √3a इज इक्वल टू 4r होता है मुन्ना, होता है कि नहीं होता। तो यहां से एटम का रेडियस कितना मिल जाएगा, r इज इक्वल टू √3a/4, और a का वैल्यू कितना दिया, एंगस्ट्रॉम में दिया, एंगस्ट्रॉम में रहने देते हैं क्योंकि एंगस्ट्रॉम में हमसे पूछा है। ये बेटा 27 दिया है डिवाइड बाय 4, हमें एटम का रेडियस मिल गया। और हम लोग एफसीसी के लिए भी एक फॉर्मूला जानते हैं भाई, ये फॉर्मूले दोनों याद कर लियो, जिसको नहीं याद है वो याद कर लेना, जिसको याद है वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं। एफसीसी के लिए एक फॉर्मूला होता है √2a इज इक्वल टू 4r, खत्म हो गया क्वेश्चन। √2a इज इक्वल टू 4r, बेटा हमसे पूछा है a का वैल्यू एफसीसी में कितना होगा, 4r/√2, और हमारे पास r का वैल्यू ये रहा √3 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 4, और √2 हमारे पास पहले से 4 से 4 उड़ गया, है ना। √3 का वैल्यू हमारे पास है और √2 का वैल्यू भी हमारे पास है। बस कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, एक बार आप कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए। क्या क्या जो इसका उत्तर लिखा है, क्या आपको भी वही मिल रहा है क्या? हाँ जी बेटा 33.12 मिलेगा, लगभग कितना आएगा, लगभग आएगा 33.12, और हमसे अब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर कितना मिल जाएगा, 33। बस खत्म हो गई कहानी। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसान, निहायत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। आपको आइडिया ये ध्यान में रखना था कि चाहे एटम तो सेम ही है ना, वो भले ही बीसीसी में जाए एफसीसी में जाए, उसकी रेडियस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, हाँ एज लेंथ चेंज हो सकती है। तो उधर से हमने रेडियस निकाली,
इधर से रेडियस लिख दी। दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, एफसीसी और बीसीसी के लिए। ये वाला बीसीसी के लिए √3a इज इक्वल टू 4r और एफसीसी के लिए √2a इज इक्वल टू 4r। बस खत्म हो जाता है फिर क्वेश्चन। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन। 2021 का क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो क्या पूछता है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर लैटिस साइट। पर लैटिस साइट मतलब जैसे मान लो एटम से मिलके बना आपका लैटिस, तो पर एटम। पर एटम कितनी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगी? सुनो, मान लेते हैं नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स n है। कितने हैं? n। नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स कितने हैं बेटा? n है ना। नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम कितने हैं? n। तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती थी? n ही तो होती थी भाई। तो n एटम्स के लिए n ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एक एटम के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। सॉल्यूशन खत्म। हमसे ये तो पूछा है, पर एटम पर लैटिस पॉइंट कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस खत्म बाबा खत्म। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, कहां 2021 में पूछा गया है। आगे आओ, ये बेटा जेई मेन 2021 का एक और क्वेश्चन देख लो। आ गया डेंसिटी? नहीं तुम चेक कर लो, डेंसिटी आ गया नहीं आया? देखो बेटा क्या कह रहा था, यूनिट सेल ऑफ कॉपर कॉरेस्पॉन्ड टू अ फेस सेंटर्ड क्यूब ऑफ एज लेंथ। एज लेंथ दे दिया मुझे 3.596 एंगस्ट्रॉम विद 1 कॉपर एटम एट ईच लैटिस पॉइंट, है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक दे दिया ना बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक दे दिया मतलब z का वैल्यू 4 दे दिया, और मेरे से पूछा है कैलकुलेटेड डेंसिटी, और कॉपर दे रखा है, इसका मतलब इसका मोलर मास भी 63.5 हो जाएगा। तो भाई ये तो क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप खुद से करो, मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन खुद से करो, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने खूब सारे कर लिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एम डिवाइडेड बाय na इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो यहां से आप m की जो वैल्यू है वो ग्राम में, ये ग्राम में आएगा, है ना। मोलर मास ग्राम पर मोल में आ रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ z का वैल्यू 4 आ गया, ये ग्राम में डाल दो, a का वैल्यू सेंटीमीटर में डाल दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट आएगा, उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है। तो ये बेटा आपका होम वर्क है, होम वर्क है भाई, इसको करना आप लोग खुद से, है ना बेटा। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग खूब सारे, है ना, तो ये खुद से कर ही लोगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्या कहता है क्वेश्चन जेई मेन 2021। एक और क्वेश्चन लिखता है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज अज्यूम दैट द लैटिस इज मेड अप ऑफ एटम। इसको भी मैं सॉल्व करूंगा क्या? बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर प्लस फेस बॉडी सेंटर, और जो बॉडी सेंटर है उसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? बॉडी सेंटर वाले का सबसे नजदीकी नेबर कौन है? कॉर्नर वाला। और कितने डिस्टेंस पे? वो जितनी भी हो √3/2 डिस्टेंस होती है, बट उससे कोई मतलब नहीं है, मैं डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन बॉडी सेंटर एटम के नियरेस्ट नंबर होंगे 8 कॉर्नर वाले एटम। क्या उससे नजदीक और कोई एटम प्रेजेंट है? नहीं। तो नियरेस्ट नेबर्स को ही तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देख रहे हो, खत्म खत्म भाई खत्म। आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग पहुंच चुके हैं किस पे? 2020 के क्वेश्चंस पे, 2020 के क्वेश्चन पे। आइए जनाब, क्या कहता है क्वेश्चन, गौर से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ते ही सारी कहानी समझ में आएगी आपको। आ जाओ भाई, पढ़ो, देखें एक बार क्वेश्चन पढ़ो। मैं तब तक थोड़ा पानी पी ले, हैं। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ो गौर से। हाँ जी, देखते हैं। देखो जनाब, कहता है एन एलिमेंट विद मोलर मास इतना, मोलर मास दे दिया इसने किलोग्राम में। बेटा मोलर मास कितना दिया है? 2.7 इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मोल। अब मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया।
ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना भाई। अरे बोलना दादा, ग्राम पर मोल, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना 27 हो जाएगा। अब 27 होगा ना भाई, ये देख -2 10 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देख क्या कहता है, लिखता है एज लेंथ दे रखी है 405 पिकोमीटर, एज लेंथ दे रखी है बेटा 405 पिकोमीटर, और पिकोमीटर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं मीटर में, 10⁻⁻12 मीटर हो गया, बहुत ही बढ़िया। और मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में, इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर हो गया। बहुत खुशी की बात है। सर इसकी डेंसिटी भी दे रखी है हमें, बहुत बढ़िया बेटा। डेंसिटी देखो क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है मुन्ना, डेंसिटी दे रखी है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहता हूं ताकि मैं फॉर्मूला लगा पाऊं जमुना वाला, Z इंटू एम डिवाइड बाई एन इंटू ए क्यूब। आ जाओ, देखो एक कन्वर्जन देख लेना। वैसे तो ये कन्वर्जन तुम्हें पता होने चाहिए, जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, अब कन्वर्जन मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थैंक यू बाद में बोल देना, बता दूंगा। देखो केजी को कितना कन्वर्ट करना है अगर ग्राम में, तो 10⁻³ ग्राम लिख दूं, बहुत बढ़िया बेटा। और मीटर को अगर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 10⁻² सेंटीमीटर और इसका क्यूब। बताओ ये कितना हो गया, 10⁻6, ये भी हो गया 10⁻6, तो ये डेंसिटी मिल गई 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मजा ही आ लिया मतलब, है ना। अब डेंसिटी हमारे पास है, लेकिन सर हमारे पास Z की वैल्यू नहीं है, और जब तक Z की वैल्यू नहीं होगी, जब तक Z की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, तब तक हमें एटम का रेडियस नहीं मिल सकता। Z से एटम का रिलेशन अभी मैं बताऊंगा। आप क्या करो, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय Na इंटू ए क्यूब। हर चीज तुम्हारे पास है, D तुम्हारे पास, Na तुम्हारे पास, A तुम्हारे पास, M तुम्हारे पास। सॉल्व करना, Z का वैल्यू निकालना, 4 मिलेगा। मेरी बात मान लेना, और जिसको विश्वास ना हो मेरी बात का, वो सॉल्व कर लेना, है ना भाई। अरे बोलना हाँ ना, समझ में आ रही बात। तो यहां से Z का वैल्यू 4 मिल गया। सर Z का वैल्यू 4 है, इसका मतलब FCC है। और सर FCC के लिए ना, FCC के लिए हमें एक रिलेशन पता है, √2a इज इक्वल टू 4r। मजा ही आ लिया। यहां से मुझे मिलेगा R का वैल्यू, और ये मेरे से पूछा है रेडियस ऑफ द एटम। क्या समझे तुम मेरी बात को, बोलो। अरे बोलो ना, क्या ये वैल्यू समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन तो मैं मानता हूं, पहले इसको कन्वर्ट करो, डी से यहां से Z का वैल्यू 4 निकालो, और ये जो 4 मिलते मुझे पता लग गया, FCC और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर मान लो यहां पर Z का वैल्यू 2 आता, तो मैं कहता सर ये BCC यूनिट सेल है, और BCC के लिए √3a इज इक्वल टू 4r आता, फिर √2a इज इक्वल टू 4r नहीं आता। समझ रहे हो ना, यही खेल है भाई, यही खेल है दादा। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन हमने निपटा दिया है 2020 का। आगे चलते हैं 2019 का, एक निहायती आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसको तुम देखते ही खत्म कर दोगे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब। बेटा सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं 1, बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम होते हैं 2, और फेस सेंटर्ड में होते हैं 4। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताओ, खत्म हो गया। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जेईई मेंस में। आगे चलते हैं हम लोग 2019 के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और 2019 का क्वेश्चन 8 अप्रैल को ये पूछा गया था। आइए जरा देखते हैं क्या कहता है। एटम्स बी, एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। सीसीपी का मतलब जो जो बोला है ना, देखते जाओ। सीसीपी मतलब एफसीसी, बहुत बढ़िया। और अगर एफसीसी यूनिट सेल प्रेजेंट है, इसका मतलब जो बी है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4। पहली चीज हमने लिख दी, आगे बढ़ो। ए ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ एटम, लैटिस बनाने वाले एटम 4 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी तो 4 होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा हाफ है, तो 4 की आधी 2 है। बहुत बढ़िया। While oxygen atoms occupy all the tetrahedral voids, अगर नंबर ऑफ एटम 4 हैं, तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, लैटिस बनाने वाले एटम की दुगनी होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछता है द स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेटालिक ऑक्साइड। फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला। तो मुन्ना ए बी और ऑक्सीजन रेशियो निकाल सकते हो, 2 4 8, 1 2 4। ए B2O4
खत्म। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्या मुश्किल है? अरे बोलो भाई, क्या जेई मेंस के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं? नहीं, मैं आपको लास्ट क्लास में भी सेम चीज बोला। फिजिकल केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, है ना। अगर ऑर्गेनिक में जहां से तुम्हें प्रॉब्लम होती है, इनऑर्गेनिक में जहां पे प्रॉब्लम होती है, उसकी भरपाई फिजिकल केमिस्ट्री करवा सकती है तुम्हारी। अगर तुम्हें फॉर्मूले पता हो, अगर तुम कैलकुलेशन पे थोड़ा अच्छे से वर्क कर लो, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो, मेरी गारंटी है, अगर तुमने पढ़ाया था, है ना। कंडीशन अप्लाइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, पढ़ लो देखें। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। पढ़ने से ही होगा भाई, पढ़ने से ही होगा। और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। कर पाओ तो बताना, ना कर पाओ तो वो भी बता देना यार। हाँ, आ जाओ, देखो आओ, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। लिखता है द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर, मतलब एटम, है ना, विच फिट्स प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा देखो, पहली चीज तो मान लेते हैं जो रेडियस ऑफ एटम है ना, रेडियस ऑफ एटम है वो है कैपिटल आर। ठीक है, जो जो एटम वो बना रहा है, लैटिस बना रहा है ना, उसकी रेडियस कितनी है? आर। तो एक रिलेशन आपको पता है एफसीसी के लिए, नहीं बीसीसी के लिए, बेटा बीसीसी के लिए आप लोग जानते ही हो ना, √3a इज इक्वल टू 4r। ये रिलेशन है आपके पास? बताइए, √3a इज इक्वल टू 4r, बेटा आपके पास ये रिलेशन है। बीसीसी के लिए √3a इज इक्वल टू 4r आपके पास रिलेशन है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है। अब ये कहता है कि एज सेंटर, देखो बीसीसी में क्या होगा, बीसीसी में क्या होगा, मैंने एक एज बना दिया, देखो ये यहां पर एक एटम है, उसका रेडियस आर है, ये एटम है, उसका रेडियस आर है, ये वाली जो लेंथ है उसको मैं ए मान रहा हूं, और ये वो स्फीयर है, उसकी रेडियस आपसे पूछ रहा है ना, ये आर हो गई, ये भी आर हो गई। ये एक एज है बीसीसी का, यूनिट सेल का, उसके कॉर्नर पे तो दो एटम प्रेजेंट होंगे, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा कॉर्नर पे तो आपके पास दो एटम प्रेजेंट है, और कहता है कि एज सेंटर पे एक एटम बिल्कुल फिट होना चाहिए। फिट होना चाहिए इसका मतलब ऐसे फिट करो कि दोनों साइड से टच करे। बोलना यार, सही कह रहा हूं ना। तो अब देख एक बात बता, अब देख एक बात बता, क्या मैं ऐसे लिख दूं सर, अगर ये फिट हो रहा है ना, तो देखो a इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस आर, सर ऐसे लिख दो ना सर, आप लिख सकता हूं ना ऐसे? अरे बताओ ना, लिख दो ऐसे। तो यहां से बेटा a/2 का वैल्यू कितना मिल गया? आर प्लस आर। a/2 का वैल्यू कितना मिल गया? आर प्लस आर। अब पता है मेरे से पूछा क्या है? ये स्मॉल आर पूछा है, बस। स्मॉल आर कैसे मिलेगा? मेरे पास एक रिलेशन रहा √3a इज इक्वल टू 4r, तो यहां से मैं क्या करूंगा, कैपिटल आर की वैल्यू निकालूंगा √3a/4 और उसको यहां डाल दूंगा, खत्म। a/2 माइनस √3a/4 इज इक्वल टू स्मॉल आर, और यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। विश्वास ना हो तो कैलकुलेट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। चेक कर लो। अरे बताओ ना यार, क्या हमने सही किया है? चेक कर लो भाई, चेक कर लो। √3a का वैल्यू आप लोगों को बताइए, तो वो वैल्यू यहां डालोगे √3a का, और तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये एक ठीक सा क्वेश्चन था, है ना, मुश्किल तो मैं नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन को, है ना, एक अच्छा सा क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलो फिर आगे चलते हैं महाराज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर 2019, ये भी जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और लो बताओ, फिर डेंसिटी आ गई। अब ये हर साल आता है भाई, मैं कह रहा हूं तुमसे, ये हर साल आता है। क्या कह रहा है? ए सॉलिड हैविंग डेंसिटी, ये तुम खुद सॉल्व करोगे भाई, ये मैं नहीं सॉल्व करवा रहा, ये मैं नहीं करवा रहा यार, हर बार तो डेंसिटी क्वेश्चन आ रहा है ना। क्या कह रहा है देखो, जो वैल्यू दी हुई है वो मैं लिख देता हूं बेटा। डेंसिटी कहता है दिया है 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर लेना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, ताकि आसानी रहेगी फिर तुम्हारे लिए।
तो यहां पर देखो ये हो जाएगा बेटा 10⁻³ किलो को कन्वर्ट करोगे 10⁻³ ग्राम हो गया, और यहां पर मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर उसका क्यूब हो जाएगा। तो ये 6 आएगा, ऊपर भी 6 आएगा, ये बन जाएगा 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी मिल गई तुम्हें। फेस सेंटर्ड क्यूबिक दे दिया, मजा ही आ लिया। फेस सेंटर्ड में जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो फटाफट, 4 हो जाएगा। और बेटा एज लेंथ कितना दे रखा है, एज लेंथ दे रखा है 200√2 पिकोमीटर। तो ये 10⁻², 12 मीटर आएगा, 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इनटू 10⁻10 सेंटीमीटर। बस डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेना, Z इंटू एम डिवाइडेड बाय Na/a³। यहां से सॉल्व करके मोलर मास की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, खत्म। अच्छा, किलोग्राम पर मोल में दे रखा है बेटा, तो ग्राम में आएगा, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई। चलो फिर आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार ये भी डेंसिटी है, ये भी तुम खुद करना, होमवर्क मैं नहीं करवा रहा यार इसको, है ना। इसका आंसर डी आएगा मेरे हिसाब से, डी आएगा। एक बार आप चेक कर लेना और बताना जरूर कितने लोगों ने सही किया इस क्वेश्चन। आगे आओ, 2018 जेईई मेंस का क्वेश्चन, डिफेक्ट्स पे पूछा गया क्वेश्चन। 2018 जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, डिफेक्ट्स पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, कहता है विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। शॉर्टकी नहीं, शॉर्टकी में तो चला जाता है, लैटिस छोड़ के चला जाता है एटम, है ना। वैकेंसी डिफेक्ट नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट। हाँ देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, सोचो, देखो ऐसा ही तो होता था। फटाफट से देख लेते हैं हम लोग, फटाफट से समझ लेते हैं इसको बेटा, फटाफट से समझ लेते हैं इसको बाबा। ये देखो, जैसे मान लो आपका Na+Cl- का लैटिस था, किसका, NaCl का लैटिस था। ठीक है, समझना बेटा जी, समझना Na+Cl- है ना। अगर मैं बात करूं शॉर्टकी की, तो शॉर्टकी में क्या होता था, Na+ उड़ गया, Cl- उड़ गया, ये होता था शॉर्टकी। और अगर आप बात करो फ्रैंकल की, फ्रैंकल में एक Na+, एक अपने प्लस Na+ अपनी जगह छोड़ के कहां जाता था, लैटिस साइड को, है ना। ऐसे ही तो होता था, ऐसे ही होता था क्या, अरे बताओ ना। ठीक है, तो आपका कैटायन जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल साइट में, किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट में। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, 2017 का क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। 2017 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है, क्या कह रहा है, ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया बात है। इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट्स इज a, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इन मेटालिक क्रिस्टल विल बी। एफसीसी लैटिस में दो एटम्स के बीच नियरेस्ट डिस्टेंस, ये तो पूछा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दो एटम के बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब दो एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। एटम के बीच की डिस्टेंस मतलब उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, है ना। तो देखो मैं आपको एफसीसी की थोड़ी सी फील ला लेता हूं, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सारे बच्चे इधर देखेंगे गौर से, सबका ध्यान बेटा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, सर कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ये रहे 8 कॉर्नर, और बेटा फेस सेंटर वाले एटम देखो, ये इधर वाले फेस का सेंटर ये रहा, नीचे वाले का ये रहा, इधर वाले का ये रहा, ऊपर वाले का ये रहा, सामने वाले का ये रहा और पीछे वाले का ये रहा। मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले फेस सेंटर की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले फेस सेंटर की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। A B C D इस फेस की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान रखो हमेशा एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है, ये जो फेस सेंटर वाला एटम होता है ये सारे कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। यही खूबसूरती है एफसीसी की, ये ध्यान रखना है। ये है बेटा सेंटर वाला एटम, है ना, फेस सेंटर वाला एटम। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इन चारों कॉर्नर वाले एटम को टच करता है, लेकिन कॉर्नर वाले एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, ये ध्यान रखना है ना। और बेटा ये ऐसा कुछ होगा, है ना, ये है बेटा A B C और D, और ये जो डिस्टेंस होती है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कितना होता है, √2a। ये जो डिस्टेंस होती है बेटा फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, ये √2a। तो आप लोग रिलेशन क्या लिखते थे बेटा, ये डिस्टेंस √2a है ना, तो ये दो एटम है ना, तो दो एटम के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये अगर r है, ये 2r है और ये r है, तो आप लोग रिलेशन लिखते थे ना, रिलेशन लिखते थे √2a = 4r।
यही तो होता था। लेकिन हमसे पूछा दो एटम के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस, मतलब हमसे 2r की वैल्यू पूछी है। और बेटा 2r कितना हो जाएगा, देखो 2r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा √2a/2 और ये मिलेगा a/√2। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, है ना बेटा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है दो एटम के बीच की डिस्टेंस, और जब दो एटम के बीच की डिस्टेंस की बात आती है इसका मतलब उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस की बात होती है। समझ गए आप लोग बात को, पक्का, श्योर, बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है कौन से साल में पूछा गया है बेटा, 2015 जेईई मेन। आज खूब सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने ना। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या कह रहा है, क्या कहता है, देखो गौर से पढ़ो। कहता है सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बेटा बीसीसी दे रखा है और हमसे पूछता है यूनिट सेल की लेंथ भी दे रखी है। ए का वैल्यू दे रखा है 4.29 एंगस्ट्रॉम। बेटा ए का वैल्यू दे रखा है 4.29 एंगस्ट्रॉम और हमसे क्या पूछता है, रेडियस ऑफ सोडियम एटम। बताओ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया बेटा। हम सब लोग जानते हैं कि बीसीसी के लिए √3a = 4r होता है और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3a / 4 1.732 और a का वैल्यू कितना दिया, फटाफट बोलो, 4.29 / 4। तो ये जो वैल्यू है बेटा 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, मुझे लगता है 1.86 आएगा। खत्म, देख रहे हो, अरे बोलो ना, क्या आपको समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस। 2015 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2014 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। लिखता है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इफ ए इज लेंथ इतना और फॉलोइंग एक्सप्रेशन कौन सा करेक्ट होगा। देखो CaCl की मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा, सीजियम क्लोराइड जो होता है, सीजियम क्लोराइड जो होता है उसमें Cl- कहां प्रेजेंट होता है, Cl- प्रेजेंट होता है बेटा कॉर्नर्स पे, और सो सीजियम प्लस प्रेजेंट होता है वो होता है बॉडी के सेंटर पे। कहां प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर पे, है ना, लिखा है ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो एटम्स कहां प्रेजेंट होंगे, बॉडी सेंटर और कॉर्नर पे, तभी तो बीसीसी बनेगा। और सबसे खास बात क्या है बीसीसी की, सबसे खास बात क्या है बीसीसी की, ये जैसे मान लो क्यूब है ना, अगर मैं मान लो इसमें एक बॉडी डायगोनल बना दूं, लेट्स से कौन सा डायगोनल बनाएं, ये वाला डायगोनल बना देते हैं, ये वाला बॉडी डायगोनल बना देते हैं, है ना। तो यहां पर है बेटा Cl-, यहां पर है Cl- और यहां पर प्रेजेंट है CS+, ये है सेंटर, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, सीजियम क्लोराइड, सीजियम प्लस आयन, ठीक है। तो आप लोग यही तो कहते हो, आप लोग ये कहते हो ना बेटा बीसीसी में ये कहते हो कि बेटा बॉडी सेंटर वाला जो एटम होगा ये दोनों कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, ठीक है। ये रेडियस किसकी है बेटा, ये रेडियस है Cl- की, और ये वाली रेडियस किसकी है, सीजियम प्लस की, ये रेडियस भी किसकी है, रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है मुन्ना, सर होती है √3a। तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो, √3a = 2 into radius of cesium plus radius of Cl-। हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, यस। हमसे क्या पूछा है, कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, देख लो कौन सा एक्सप्रेशन सही मिल रहा है, ये क्या नहीं, ये क्या नहीं, ये रहा, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस रेडियस ऑफ Cl- = √3a/2, है ना, यही मिल रहा है। और इसको मैं तो चाहता हूं आप लोग, जब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ये रिलेशन लिखते भी हैं डायरेक्ट, है ना, कि सीजियम क्लोराइड है तो √3a = 2 into रेडियस ऑफ Cl+ प्लस Cl-। ऐसे भी लिखते हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर है तो रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl- a = 2 into रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl-, है ना। तो ये रिलेशन आप चाहो तो याद रख लो, ना याद रखना चाहो तो आप ये पता लग लो कि भाई पोजीशन क्या होती है। पोजीशन याद रखोगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि उससे कई और तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजीशन याद है, एक आधा क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लिया तो रिलेशन अपने आप ही याद रह जाता है ना। तो इस पे कोई ज्यादा आगे पीछे घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा था, सीधा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो लेस देन 30 सेकेंड्स में आपको करने होते हैं, यहां से टाइम बचाना होता है और फिजिक्स और मैथ्स के लिए टाइम निकालना होता है। इसीलिए दुनिया कहती है कि केमिस्ट्री पहले करो, है ना, क्योंकि यहां पर आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये 2013 एडवांस का क्वेश्चन है। हालांकि आप बोलोगे साहब हमें तो मेंस देना, अभी एडवांस का क्यों दे दिया क्वेश्चन, ये इसलिए दिया है क्योंकि भाई ये मेंस लाइक क्वेश्चन है, एडवांस में पूछ लिया लेकिन है तो मेंस लाइक क्वेश्चन ना। ये डायग्राम देखते ही कुछ लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उनको लगता है साला पता नहीं ये क्या पूछ लिया है ना।
देखो अच्छे से गौर से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आयंस अराउंड a प्लस आयन इन सॉलिड AX इज गिवन इन द फिगर। इफ ये थोड़ा सा फिगर जो है ना, यहां पर थोड़ा ध्यान देना इसको, क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ x माइनस का रेडियस, मतलब ये जो बड़े बड़े वाले एटम दे रखे हैं ना, 2 3 4 5 6, इनकी रेडियस दे रखी है तुम्हें कितनी है, 250 पिकोमीटर। और द रेडियस ऑफ a प्लस, बेटा a प्लस पता है किसकी जगह, ये एटम्स के बीच में ये जो खाली जगह है ना, ये जो वॉइड है ना, इसकी रेडियस दे रखी है, वो दे रखी है, वो आपसे पूछी है, रेडियस ऑफ a प्लस आपसे पूछी है, ठीक है। और रेडियस ऑफ x माइनस तुम्हें गिवन है। अब लोगों को समझ ही नहीं आता इसमें कहां से फॉर्मूला लगाएं, क्या करें, कैसे अप्लाई करें। आप याद करो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। किसको याद करो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डायग्राम एज इट इज एनसीईआरटी में बना हुआ है ये डायग्राम। यहां पर जो वॉइड है, ये वाली वॉइड कितने एटम को टच कर रही है, देखना 1 2 3 4 5 और 6, 6 एटम को टच कर रही है वॉइड। क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 एटम को टच करती है? सर बिल्कुल करती है भाई। ये वॉइड कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही है। और हमसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस पूछी है। ये इसने क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया कि ए एटम की रेडियस ये है, फलाना ये है, ढिमका ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस कितनी होगी। अगर एटम की रेडियस 250 पिकोमीटर है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, रेडियस ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ x माइनस। ये फॉर्मूला तो याद होगा ना भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस का फॉर्मूला यही होता है। लगाइयो फॉर्मूला, उत्तर पा लियो, 1 के लगभग मिलेगा 104। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये इतने सारे क्वेश्चन करवाने के पीछे जो मोटिव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, आपको ये पता लगे कि जेईई मेंस के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। हाँ, कभी कभी हल्के से ट्रिकी हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए। पिछले 2-3 साल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन वाले पूछे गए हैं, तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी है ना। और क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटीजर टाइप वाले आ रहे हैं और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करनी होती है, ज्यादा आप अप्रोक्सीमेशन भी यूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होती है। उसकी थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने कर रखी है, बहुत अच्छा एग्जाम में आप करके आ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको चाहता हूं होमवर्क दे दूं, वो आप लोग खुद से करोगे, ठीक है ना। इनके आंसर लिखे हुए हैं मैंने हर स्लाइड पे, है ना, तो वहां से आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और ज्यादा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन आप कर लेना, बस मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो जी, फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर लिखे हुए बेटा नीचे। और वैसे आंसर तो तुम्हारे पास होंगे यार, पीवाईक्यूज की बुक तो तुमने ले ही रखी होगी, है ना, प्रीवियस के क्वेश्चन की बुक तो वहां से आप ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क में कर लेना। बस हम लोग अब मिलेंगे अगली क्लास में। एक और चैप्टर बचा हुआ है अपना, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और उसके बाद आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे एकदम बढ़िया ढंग से तुम्हें समझ में आया है, और कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने नए भी सीखे होंगे, एक बार पूरा चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हाँ यार, मेंस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने लायक होते हैं, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पढ़ाई करते रहो आप लोग। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं, है ना। ठीक है, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।